साल 1995 था। जगह थी इलाहाबाद के एक पुराने मोहल्ले का पीले रंग से पुता खपरैल वाला घर। बाहर से देखने पर बिल्कुल सादा, पर अंदर झांकते ही ऐसा लगता था जैसे जिंदगी हर कोने से चहक रही हो। वो घर बस ईंट पत्थर से नहीं बना था, वो बना था हंसी की गूंज से, दादी की डांट से, बच्चों की दौड़ती चप्पलों की आवाज से और सबसे बढ़कर उन नोक झोंक से जो परिवार को एक धागे में पिरोती थीं। इस घर में कुल 18 लोग रहते थे, 4 भाई, 4 भाभियां, एक बुजुर्ग माँ, दादी, 7 बच्चे और 2 ऐसे नौकर जो नौकर से ज्यादा परिवार जैसे हो गए थे। घर के सामने एक आम का पेड़ था जिसकी डाली पर झूला बंधा था। वो झूला बच्चों की सबसे बड़ी लड़ाई की वजह भी और सबसे बड़ा सुकून भी। सुबह की पहली चीख, घंटी बजा दो कोई। सुबह के ठीक 6:30 पर दादी की आवाज गूंजती थी, घंटी बजा दो कोई, भगवान को जगाना है या नहीं। और उस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देता था छोटा पोता टिंकू, जो बिना मुंह धोए आंख मलते हुए सीधा मंदिर की घंटी बजा देता था। और फिर, अबे ओ, मुंह धो के घंटी बजा गंदे, ये आवाज आती थी गुड्डू भैया की, जो खुद कभी मुंह नहीं धोते थे लेकिन सबसे पहले ज्ञान देते थे। नाश्ते से पहले युद्ध। सुबह सुबह जब घर में कुल 4 बाथरूम थे और 18 लोग, तो आप समझ सकते हैं कि यह कोई घर नहीं, वाटर पार्क में टिकट के लिए लगी भीड़ जैसा नजारा होता था। अरे रोहित, कितना टाइम लगेगा, मुझे स्कूल जाना है। भाई, मैं शैम्पू कर रहा हूँ, रुको। शैम्पू भी करता है या रबर का गुब्बारा फुलाता है अंदर? ये आवाज आती थी सबसे बड़ी भाभी की। कभी कभी बच्चे बाथरूम में ताला लगाकर अंदर बैठकर कॉमिक्स पढ़ते और बाहर लाइन में खड़े लोग सोचते कि वो नहाने में 20 मिनट क्यों लगा रहा है। रसोई का रणक्षेत्र। अब बारी थी नाश्ते की। रसोई में 4 भाभियां, हर एक के हाथ में पराठा, दूसरा में बच्चा, तीसरे में बेलन। एक दिन मुनिया, मंजली भाभी ने गलती से अजय के लिए बने पराठे में खट्टी इमली की चटनी भर दी और फिर जो चेहरा बना अजय का, क्या ये पराठा है या चुगली का जवाब? सब हंसते हंसते गिर पड़े। दादी का हुक्म और पोतों की चालाकी। दादी जी, जो घर की आत्मा थीं, रोज सुबह 9 बजे सभी बच्चों को इकट्ठा करती। चलो, आज रामायण सुननी है और उसके बाद राम जी की तरह व्यवहार भी करना है। बच्चे धीरे धीरे बैठते, लेकिन उनकी चालाकी चालू होती। एक कान से सुनना, दूसरे से निकालना और फिर चुपके से पीछे बैठकर ताश खेलना। अबे, ताश छुपा लो, दादी आ गई। लेकिन दादी सब जानती थी। अरे, रामायण सुनने से ज्यादा मजा आता है तुम्हें ताश में? चलो, आज सजा में राम सीता नाटक करोगे। और फिर तो घर में ही बना नाटक मंच। एक बच्चा राम, एक सीता जिसे लड़का बनने से रो रहा होता और बाकी सब बंदर सेना। आंगन में लोकतंत्र। इस घर का आंगन लोकतंत्र की मिसाल था, जहां बच्चों की सभा लगती, झगड़े निपटाए जाते, नई टीम बनती और कभी कभी मुकदमे भी चलते। कल झूले पर मुझे धक्का दिया गया था, पर मैंने पहले लाइन में नाम लिखा था। तू तो रोज लाइन में लकी नंबर 1 होता है। और फिर फैसला होता दादी का, कल झूला सिर्फ लड़कियों का रहेगा, लड़के सब नल पर बैठो। फिर वही लड़के मुंह बनाते और पीछे से लड़कियों के लिए झूले को उल्टा बांध देते। बड़ों की बैठकी और बच्चों की चोरी। शाम को जब सारे चाचा लोग बैठते थे तो बच्चे उनकी बातें चोरी छिपे सुनते। अबे, सुनील चाचा अपनी कॉलेज वाली कहानी फिर शुरू कर रहे हैं। हाँ, वही जिसमें वो कहते हैं कि उनकी आंखें देखकर लड़कियां गिरी पड़ती थीं। गिरी होंगी, शायद सीढ़ियों से। ऐसे ताने और मजाक घर में आम थे, कोई नाराज नहीं होता था, क्योंकि प्यार के साथ छेड़ना उस परिवार की संस्कृति थी। सीख जो अनजाने में मिलती थी। एक दिन छोटा पोता रवि गलती से दूध का गिलास गिरा देता है। भाभी डांटने लगती हैं, लेकिन तभी दादी कहती हैं, बर्तन टूटा तो टूट गया, लेकिन बच्चे का आत्मविश्वास न टूटे। वो शब्द बच्चों के दिल में हमेशा के लिए छप गए। प्यार से बड़ा कुछ नहीं। शाम को जब पूरा घर आंगन में बैठता था, 18 लोग एक दरी पर, चाय की चुस्कियों के साथ, तब एहसास होता था कि ये घर छोटा नहीं, सबसे बड़ा संसार है। दादी की मुस्कान, चाचा की कहानियां, भाभियों की गप्पें, बच्चों की लड़ाई, सब एक साथ गूंजते थे। और सबसे सुंदर बात, इस घर में दीवारें थीं, पर कोई दूरी नहीं। कमरे थे, पर अलगाव नहीं। बस एक दिल था जो 18 धड़कनों में एक साथ धड़कता था। किसी ने सही कहा है, भारतीय संयुक्त परिवार में मेहमान आते नहीं, युग बनाते हैं। और जब वो मेहमान भी अपने ही रिश्तेदार हों, जो साल में बस एक बार आते हों, तब तो समझो घर में जैसे कोई फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई हो। स्क्रिप्ट दादी जी की, निर्देशन सबसे बड़े चाचा का और बाकी सब कास्ट, जिसमें हर किरदार को अपना रोल पहले से पता होता है। उस दिन सुबह सुबह ही गेट के बाहर से एक लट्ठा जैसा ट्रक आया। उसकी छत पर बंधे बक्से, झूलते बैग और पीछे लटकते आम के अचार के मर्तबान से ही पता चल गया कि गांव वाले रिश्तेदार आ गए हैं। बच्चों की दुनिया में इसका मतलब था नए खिलौने, नए झगड़े, नए गेम और नए शिकार, जिन्हें चिढ़ाया जा सके। मम्मी, ये कौन है? सवालों की बौछार।
जैसे ही रिश्तेदार अंदर आए, बच्चों की आंखों में कोई आध्यात्मिक जागरूकता नहीं बल्कि जासूसी स्तर की उत्सुकता आ गई। मम्मी, ये जो गोलू जैसा लड़का आया है, क्या यही है बिट्टू मामा का बेटा? ये तो फोटो में दुबला दिखता था। शांत हो जा, ये तेरे से छोटा है और तू भी फोटो में हीरो लगता है। छोटा टिंकू, जो खुद सिर्फ 7 साल का था पर खुद को घर का जेम्स बॉन्ड समझता था, सबसे पहले जाके इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाने लगा। कौन कहाँ बैठा, किसके पास कौन सा बैग है और किस बच्चे के पास कौन सा खिलौना है जिसे अगला निशाना बनाया जा सकता है। किचन में खलबली और भाभियों की गुप्त बैठक। जैसे ही मेहमान अंदर आए, रसोई में चारों भाभियां एक कोने में इकट्ठा होकर प्लानिंग करने लगीं। देख रही मुनिया, वो बड़ी ताई आई है ना, उन्हें मीठा ज्यादा पसंद है पर डायबिटीज है। उनके लिए शुगर फ्री गुलाब जामुन बना दूं क्या? अरे नहीं, तू उनके लिए सिर्फ सलाद बना, बाकी मैं देख लूंगी। पर हाँ, वो जो गांव से आई बहू है ना, उसे गैस का चूल्हा चलाना ही नहीं आता। कल पिछली बार स्टील की कुकर में चाय बना दी थी। रसोई में ये सजग स्त्री शक्ति का उदाहरण था, जहां चाय बनाने से लेकर रिश्तों की ऊंच नीच तक सब कंट्रोल में था। मिशन चिढ़ाओ नया बच्चा शुरू। अब सबसे ज्यादा मजा बच्चों को तब आया जब उन्हें पता चला कि नए आए बच्चे को हिंदी के अलावा कोई भाषा नहीं आती और उसे शहर के कुछ बेसिक चीजें समझने में दिक्कत होती है। अरे देख, बिट्टू को पूछ हैंड वॉश कहाँ है, और जब वो नहीं समझे तो बोल वो तो कॉस्मिक स्पेसशिप के अंदर है। बच्चों ने एक मिशन शुरू किया, बिट्टू को उलझाने, उसे फंसाने और हंसाने का। बिट्टू, यहाँ पैर धोने से पहले दीवार को सलाम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो दीवार 100 साल पुरानी है और इसमें भूत रहता है। बिट्टू डर गया और अगले 2 दिन तक उस दीवार की तरफ देखा भी नहीं। बड़ों की राजनीति और बच्चों की मासूम चालाकी। शाम को जब सभी बड़े लोग बैठक में इकट्ठा होते तो राजनीति से लेकर गांव की जमीन तक की बातें शुरू हो जाती। भाई साहब, इस बार का अनाज तो सही हुआ पर बोरिंग मशीन फिर खराब हो गई। आपने जो ट्रैक्टर लिया था वो कितना देता है माइलेज? ट्रैक्टर का माइलेज। बच्चों के लिए तो यह वाक्य ही जोक था। बच्चे इस सब में दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन वो बैठक के बाहर बैठकर हर वाक्य को ऐसे सुनते जैसे सीक्रेट एजेंसी के जासूस हों, और फिर उन बातों को अपनी दुनिया में मोड़ देते। भाई, दादाजी ने कहा ट्रैक्टर घोड़े से अच्छा होता है, इसका मतलब अब से हमारी रेस में ट्रैक्टर इस्तेमाल होगा। बिट्टू की हिम्मत और लड्डू कांड। तीसरे दिन बिट्टू थोड़ा खुला। अब वो बच्चों के साथ खेलने भी लगा और हंसने भी। लेकिन गलती से एक दिन उसने वो कर डाला जो इस परिवार में महापाप माना जाता था। उसने दादी जी के पूजा वाले लड्डू चुरा लिए। पता तब चला जब दादी जी आरती करने बैठी और उनका थाल खाली मिला। हे प्रभु, ये कौन सा युग चल रहा है जहां पूजा का भोग भी सुरक्षित नहीं। दादी जी का स्वर ऐसा था जैसे कोई पौराणिक सीरियल चल रहा हो। पूरे घर में जांच पड़ताल शुरू हुई। बच्चे डर गए, पर बिट्टू ने खुद आकर बोला, मैंने खा लिए, पर मुझे पता नहीं था ये भगवान के थे, मुझे भूख लगी थी। उसकी मासूमियत और सच्चाई देखकर दादी जी मुस्कुरा पड़ी। कोई बात नहीं बेटा, भगवान को भी सच्चे मन से भूख लगती है, अगली बार भोग चढ़ाकर खाना। उस दिन बिट्टू दादी जी का सबसे प्यारा पोता बन गया। उस शाम आंगन में सब इकट्ठा हुए और बच्चों ने अपना छोटा सा नाटक दिखाया, बिट्टू का भोग, जिसमें मजाक के साथ एक प्यारी सीख थी। अतिथि भगवान होता है, लेकिन अगर वो बच्चा हो तो सबसे प्यारा होता है। दादी जी ने अंत में कहा, हमारे घर में जगह कम हो सकती है पर दिल की जगह हमेशा रहती है। जब रिश्ते दिल से निभाए जाएं तो हर मेहमान अपना बन जाता है। घर का आंगन वो पवित्र जमीन थी जहां पीढ़ियां खेलती आई थीं, जहां हर दीवार की दरार में कोई ना कोई किस्सा छुपा था और जहां बच्चों की शरारतें और बड़ों की सीखें एक दूसरे में घुल मिलकर एक अलग ही दुनिया बना देती थीं। गर्मियों की छुट्टियां अपने पूरे शबाब पर थीं। हर कमरे में चप्पलों की आवाज, रसोई से आती चाय की खुशबू और बच्चों की चीखों में वो संगीत था जो केवल संयुक्त परिवार में ही गूंजता है। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे एक मासूम खेल पूरे घर को हिला देता है और फिर कैसे बुजुर्गों की एक छोटी सी सीख उस खेल को जीवन की शिक्षा में बदल देती है। कौन बनेगा मुखबिर? गुप्त प्लानिंग का दिन। सभी बच्चे 2 गुटों में बंट चुके थे। एक गुट था सिंघम गैंग, जिसकी अगुवाई करता था टिंकू, और दूसरा था चकाचक टीम, जिसकी कमान थी पायल के हाथ में एक 10 साल की दादी जी की सबसे चहेती पोती, जो चुपचाप सबकी बातें सुनकर चुटकी में पूरी कहानी पलट देती थी। भाई लोगों, टिंकू ने गुप्त बैठक में कहा, आज हम चकाचक टीम की खटिया खड़ी करेंगे। कल उन्होंने हमारे स्कूल बैग में चौक डाल दिए थे, अब बदला तो बनता है। बिल्कुल। बिट्टू, जो अब इस गैंग का नवागत सदस्य बन चुका था, बोला, चलो हम उनकी पानी की बाल्टी में गुब्बारे भर के रख देंगे। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन नहला धुला। अचानक हुआ हमला और गृहयुद्ध की शुरुआत। दोपहर के वक्त जब चकाचक टीम आराम से आंगन में बैठकर गुड़ चना खा रही थी, तभी एक एक कर उनके सिर पर पानी से भरे गुब्बारे फूटने लगे। अरे, पायल चीखी, ये क्या बदतमीजी है?
अरे चलो भागो, ये तो सिंघम गैंग की चाल है। उसके गुट की रिया चिल्लाई। अब शुरू हुआ असली युद्ध। सारे बच्चे इधर उधर भागते, पानी की बोतलें उड़ती, कहीं साबुन का झाग तो कहीं अचार का ढक्कन हथियार बनता। इतने में चाय का ट्रे लेकर आ रहे छोटे चाचा का पैर फिसला और चाय की प्याली आंगन की जमीन पर छपाक। अरे किसने किया ये सब? ये क्या सर्कस लगा रखा है? छोटा चाचा गुस्से में चिल्लाए और तब तक दादी जी भी आ गईं। उनका चेहरा देखकर तो बच्चे वहीं थम गए, जैसे कोई चुपचाप खेल देखते हुए रिमोट से टीवी बंद कर दे। बस बहुत हो गया, दादी जी की अदालत लगती है। सभी बच्चों को लाकर आंगन में बैठाया गया। दादी जी ने अपनी वही पुरानी बेंत उठाई जो सिर्फ डराने के लिए होती थी और जिसकी मौजूदगी ही बच्चों के दिमाग में सैकड़ों कहानियां जगा देती थी। बोलो, किसने शुरू किया ये युद्ध? सारी उंगलियां एक दूसरे की तरफ उठी। उसने नहीं, उसने पहले मेरी किताब में चीनी डाली थी। पर पहले पायल दीदी ने मेरा वीडियो बनाया था जब मैं सो रहा था। पर टिंकू ने मेरी गुड़िया को उल्टा टांगा था। बड़ों की अदालत में अब गवाहों की भीड़ लग चुकी थी और तब दादी जी ने एक लंबी सांस लेकर सबको चुप करवा दिया। बस अब मेरी बारी सुनो। एक खेल, एक सबक, दादी जी का संदेश। जब मैं छोटी थी, दादी जी ने बोलना शुरू किया, हम सब भाई बहन दिन भर खेलते थे, झगड़ते थे, पर एक चीज हमेशा याद रखते थे कि खेल सिर्फ हंसी के लिए होता है, किसी की बेइज्जती या चोट के लिए नहीं। तुम सबने आज एक दूसरे को अपमानित किया, सामान बर्बाद किया और घर को रणभूमि बना दिया। खेल की जगह अगर मन में ईर्ष्या होगी तो कोई रिश्तेदार क्या, भगवान भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। बच्चों की आंखें झुकी हुई थीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अब सब मिलकर एक काम करो, उन्होंने कहा, सारे घर की सफाई एक साथ, और साथ में लड्डू भी बनाओगे हर एक के लिए, बिना किसी टीम के नाम के, क्योंकि असली जीत वो होती है जिसमें सभी शामिल हों। हंसी, सफाई और लड्डू का मिशन। अगले 3 घंटे घर में ऐसी हलचल थी जैसे कोई आयोजन हो रहा हो। बच्चों ने झाड़ू उठाई, पानी से फर्श धोया, पुराने अखबारों से शीशे साफ किए और फिर आटा गूंथकर दादी जी के साथ मिलकर लड्डू बनाए। साफ सुथरे चेहरे, गीले कपड़े और चिपके हुए बालों के साथ जब सबने बैठकर एक थाली में लड्डू खाए तो मजा ही कुछ और था। पायल बोली, आज लड्डू और भी मीठे लग रहे हैं। बिट्टू मुस्कुराया, शायद इसलिए कि इसमें मेहनत की मिठास है। अंत में सीख परिवार का मतलब। रात को जब सब बच्चे एक साथ छत पर लेटे हुए तारों को देख रहे थे, पायल ने चुपचाप कहा, हम अलग अलग टीमें हो सकते हैं पर एक ही घर की कहानी है। टिंकू बोला, और अगर अगली बार झगड़ा हुआ तो पहले लड्डू बना लेंगे ताकि बाद में फिर से बनाना न पड़े। सभी हंसे। बिट्टू धीरे से बोला, पर आज जो सीखा वो स्कूल में कोई नहीं सिखा सकता। घर में सुबह से ही अलग ही हलचल थी। मौसम में गुलाबी ठंडक थी, मगर आंगन में पसीने वाली गर्मी वो भी ऐसी जो पूरे परिवार को दिवाली की तैयारी में जोड़े हुए थी। दादी जी की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, अरे टिंकू, वो पुराने दिए कहाँ रखे थे तूने? पायल, जाकर बताशे और फूल मंगवा ले। बिट्टू, वो कागज की पतंगे निकाल ला, इस बार घर का छज्जा भी सजाएंगे। सच कहें तो ये वो दिन था जब हर उम्र का इंसान एक सा बच्चा बन जाता था। किसी को फूलों की माला बनानी थी, किसी को रंगोली के रंग घोलने थे और किसी को मिठाइयों में से सबसे बड़ा लड्डू छुपाकर बचा लेना था। दिया, बोले दादी। हंसी से भरा सफाई दिवस। भैया ये देखो, टिंकू ने दियों की जगह मम्मी की लिपस्टिक जला दी। रिया ने जैसे ही कहा, सबकी हंसी छूट गई। टिंकू झेंप कर बोला, अरे वो समझा ही नहीं दिया है। बिट्टू पीछे से जोड़ बैठा, तेरी तो सारी अकल दिए में ही जल गई होगी। इतने में दादी जी आईं और बोली, ये हंसी ठिठोली बाद में कर लेना, पहले वो रसोई के पीछे वाला कमरा साफ करो, वहां तो कब से मकड़ी ने अपना म्यूजिक कॉन्सर्ट शुरू कर रखा है। सबके सब उस कमरे की तरफ ऐसे भागे जैसे वहां कोई खजाना मिलने वाला हो, पर अंदर पहुंचते ही, हाँ ये माँ, ये तो सच में अजायब घर है। पायल ने झाड़ू लेकर ताजमहल बनाने जैसा कुछ शुरू कर दिया। रंगोली में रंग, रिश्तों में ढंग, कलात्मक युद्ध। शाम के वक्त शुरू हुआ रंगोली युद्ध। पायल और रिया बनाम टिंकू और बिट्टू। हम बनाएंगे फूलों की रंगोली सुगंध से भरी हुई जैसे मोगरे का बगीचा, और हम बनाएंगे हीरो वाली रंगोली एकदम धुआंधार जैसे फिल्मों में होती है। जब तक दोनों टीमों की रंगोली आधी बन चुकी थी, पायल की रंगोली में रिया का पैर पड़ गया और गुलाब की पंखुड़ियां उड़ गईं। टिंकू ने मजे लेते हुए कहा, देखो देखो, फूलों की जगह फटे फूल बन गए। अरे चुप कर। पायल ने रंगों से भरा थैला टिंकू के सिर पर उछाल दिया और रंगोली बनते बनते सबके कपड़े हो गए होली जैसे। दादी जी आईं, देखा तो बोली, रंगोली से ज्यादा तो तुम सब खुद रंग गए हो। अब यही रंगोली है इस घर की सबसे प्यारी। मिठाई में मिठास और नानी की बरसात, यादों की बात। शाम होते होते घर में पकवानों की महक फैल चुकी थी। काजू कतली, बेसन के लड्डू, नमकीन चिवड़ा और पापा की स्पेशल चाय, हर कोना कुछ न कुछ चखने को कह रहा था। इतने में दादी जी ने सबसे कहा, बैठो सब, मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ। बच्चे तो बैठ गए,
पर बड़े भी धीरे धीरे वहीं आ गए, जैसे कुछ बहुत पुरानी बात होने वाली हो। दादी जी ने एक पुराना लकड़ी का बक्सा खोला और उसमें से निकाला एक पुराना दीपक और एक चिट्ठी। ये दीपक तुम्हारे बाबा ने हमारी पहली दिवाली पर दिया था, जब हमारे पास सजावट का एक फूल भी नहीं था, मगर प्यार बहुत था। और ये चिट्ठी उन्होंने लिखी थी, जिसमें लिखा था कि एक घर की रोशनी सिर्फ दियों से नहीं, अपनों से होती है। सबकी आंखों में नमी थी। टिंकू पहली बार शांत था। पायल ने धीरे से चिट्ठी को छुआ और बोली, दादी, इस साल हम ये दिया सबसे पहले जलाएंगे। अनोखा पटाखा, एक विस्फोट जो हंसी से भरा था। दिवाली की रात आई, सबने नए कपड़े पहने, पूजा की थाली सजाई और सब मिलकर आरती गाने लगे। जैसे ही आरती खत्म हुई, सबने मिठाई खाई और फिर शुरू हुआ पटाखों का धमाका। बिट्टू को सबसे बड़ा बम चलाने का शौक था। उसने खुद से एक अनोखा पटाखा बनाया, जिसमें उसने मिर्ची, कपूर और हल्दी डालकर कहा, ये जो चलेगा सबकी नाक बहने लगेगी। पर जैसे ही उसने पटाखा जलाया, धप, एकदम धुआं उठा और चारों तरफ मिर्ची की बदबू फैल गई। सारे लोग छींकने लगे। रिया भागते हुए बोली, बिट्टू, तूने पटाखा नहीं, पापड़ फोड़ा है। सब हंसी से लौटपोट हो गए। यहाँ तक कि दादी जी भी अपनी आंखें पोंछते हुए बोली, इससे तो हमारा पुराना बकरी वाला रॉकेट अच्छा था। घर वो होता है जहाँ यादें बुनती हैं। रात को सब छत पर लेटे थे, हाथ में मिठाई और दिल में मुस्कान। टिंकू बोला, आज बहुत मजा आया। ये दिवाली अब तक की सबसे ज्यादा स्पेशल थी। पायल मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि इसमें बाबा का दिया भी जला और हम सबका दिल भी। बिट्टू बोला, और सबसे बड़ा पटाखा मैंने चलाया, सबके नाक की छुट्टी कर दी। सबकी हंसी फिर से गूंजने लगी। दादी जी छत पर आईं और बोली, बस याद रखना, जब तक ये रोशनी तुम सबके दिलों में है, ये घर कभी अंधेरे में नहीं जाएगा। घर में सुबह के 9:30 बजे थे और अभी भी टिंकू रजाई में घुसा हुआ था, मानो नींद का कोई सरकारी ठेका उसी के नाम हो। बाहर से चिड़ियों की चहचहाहट, मोहल्ले के दूध वाले की घंटी और सबसे ऊपर दादी की तेज आवाज गूंज रही थी, टिंकू उठ जा, नहीं तो मैं तेरे ऊपर बाल्टी पलट दूंगी। दादी, आज तो छुट्टी है ना, और गर्मी भी इतनी है कि अगर अभी नहाया तो त्वचा जल जाएगी। टिंकू ने ऐसे जवाब दिया जैसे वो कोई वैज्ञानिक हो। दादी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, हाँ, और अगर तू ऐसे ही सोता रहा तो दिमाग भी गर्मी से पक जाएगा। फिर पलटकर पायल को आवाज दी, पायल, जाकर अपने भाई को खींचकर उठाओ, और हाँ, छत से आम भी लेते आना, आज कच्चे आम की चटनी बनानी है। पायल जैसे ही रजाई खींचने लगी, टिंकू पूरा लपक कर जमीन पर गिरा और बोला, मैं खुद ही उठ गया, पर चटनी खाने को मिले तो उठने का मजा आए। इसी हंसी ठिठोली के बीच एक और बड़ी खबर फैल गई, बुआ जी आ रही हैं। बुआ जी का नाम सुनते ही घर में हलचल। बुआ जी का नाम सुनते ही हर चेहरे पर अलग अलग भाव थे। रिया खुशी से उछल पड़ी, मतलब फिर से टॉफियां, वो रंग बिरंगी चूड़ियां और वो लंबी कहानियां। बिट्टू थोड़ा परेशान था। अरे बुआ जी आएंगी मतलब सारा दिन संस्कार संस्कार सुनना पड़ेगा। फिर वो कहेंगी, बिट्टू सीधे बैठो, बिट्टू पैर मोड़ कर बैठो, बिट्टू इतनी देर तक मोबाइल क्यों। टिंकू ने चुटकी ली और बिट्टू बोलेगा, बुआ जी आप भी रील बना लो, संस्कार वाली। सबकी हंसी छूट गई, पर साथ ही घर में तैयारियां शुरू हो गईं। दादी ने सबको काम में लगा दिया। रिया जाकर मेहंदी निकाल, पायल बुआ जी की फेवरेट बर्फी बनानी है, बिट्टू दरवाजे के पास की धूल झाड़, और टिंकू बेटा तू चुपचाप बैठ, तेरे काम करने से ज्यादा बिगड़ जाते हैं। टिंकू ने दुखी होकर कहा, इस घर में मुझे ही हमेशा काम न करने का काम दिया जाता है। बुआ जी का आगमन मिर्ची सी बातों वाली, पर मन की मिठास से भरी। शाम के ठीक 5 बजे मोहल्ले की वो पुरानी फिएट कार आकर रुकी, जिसमें से उतरी बुआ जी हल्के हरे रंग की साड़ी, बालों में गजरा और हाथ में थैला, जिसमें थी दर्जनों घर की बनी मिर्चियां, अचार और बर्फी। अरे बिट्टू, कितना लंबा हो गया रे तू। और रिया, अब तो तुझे देखकर लगेगा कि पायल की बहन है या माँ। बुआ जी की आदत थी सब पर एक मजाकिया तंज कसना, पर इतना प्यारे अंदाज में कि सुनने वाला खुद हंस दे। बच्चे जैसे ही आगे बढ़े, बुआ जी ने अपने थैले से टॉफियां निकालकर सभी की हथेलियों पर रखीं। यही असली रिश्ता है, टॉफी देनी और बातें लेनी। टिंकू ने धीमे से कहा, और डांट भी खानी। बुआ जी ने सुन लिया, हाँ बेटा, डांट भी वही खाता है जो प्यारा होता है। शाम का नाटक संस्कार बनाम स्मार्टफोन। डिनर के बाद सब लोग आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। गर्मी की नमी के साथ छत का पंखा झूमता जा रहा था और बुआ जी ने रिया से कहा, अरे बेटा वो गाना सुना जो तू स्कूल में गाती थी, चंदा मामा दूर के। वो सुना ना। रिया थोड़ी शर्मा गई। बुआ जी अब वो गाने नहीं गाते, अब तो इंस्टा रील्स बनते हैं। बुआ जी चौंक कर बोली, रील? अरे बेटा, रील तो पुराने जमाने में सिनेमा के साथ चलती थी, ये कौन सा नया रोग है। टिंकू बोला, रील मतलब वीडियो बुआ जी, छोटा सा होता है मगर झटके बड़े देता है। बुआ जी ने हंसते हुए कहा,
अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ असली रील तो ये घर है, हर कमरे में एक कहानी, हर कोने में एक ड्रामा। फिर बुआ जी ने सब बच्चों को पास बुलाया और बोली, अब ध्यान से सुनो, मैं एक बात बताती हूँ, हर दिन मोबाइल से कहानी सुनने से अच्छा है एक दिन दादी से असली कहानी सुनो, क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क चला जाए तो सिग्नल चला जाता है, लेकिन परिवार में अगर दिलों का नेटवर्क बना रहे तो कोई भी अकेला नहीं रहता। रात का अंत, पंखे की हवा में बुआ जी की बातें। सब बच्चे बिस्तर में लेटे हुए थे, पंखा झूम रहा था और बुआ जी की बातें अब भी कानों में गूंज रही थीं। पायल ने धीमे से कहा, बुआ जी कितनी प्यारी है ना, बोलती जरूर बहुत है पर हर बात में कुछ सीख होती है। रिया बोली, हाँ, और हर बार कुछ टॉफी भी होती है। बिट्टू मुस्कुराया, और डांट भी, पर उसमें भी प्यार होता है। टिंकू ने कहा, मुझे तो लगता है बुआ जी का नाम ही बदल कर रख दो, मिर्ची की मिठास। सब हंस पड़े। उसी हंसी के बीच रात धीरे धीरे गुजर गई और अगले दिन शुरू हुआ बुआ जी का संस्कार शिविर, जहां बच्चों को सुबह 5 बजे उठाकर योगा करवाया गया, रसोई में चाय बनाना सिखाया गया और सबसे ज्यादा घर के बड़े बुजुर्गों का आदर करना सिखाया गया। सुबह के 4:45 पर घर में कुछ असामान्य हलचल थी। सामान्यतः इस समय तो दादी भी भगवान के सामने अगरबत्ती रखकर ही लौटती थीं, लेकिन आज आंगन में हल्का हल्का उजाला था और बुआ जी की तेज आवाज गूंज रही थी, उठो रे शेरों, उठो संस्कारों के योद्धाओं, आज से शुरू हो रहा है बुआ संस्कार शिविर सीजन 1। टिंकू को लगा कोई सपना देख रहा है और वह करवट बदलकर बोला, बुआ जी सपने में बुला लीजिए, हकीकत में नींद बड़ी प्यारी होती है। बुआ जी ने न जवाब दिया न रहम किया, एक स्प्रे बोतल उठाई और चारों बच्चों के चेहरे पर फुहारे मार दिए। ये कोई आलसी घर नहीं, ये तो वो धरती है जहां से हर बच्चा आदर्श बनेगा। सुबह सुबह योगा और योगा में नौटंकी। आंगन में चटाई बिछ चुकी थी। चारों बच्चों की हालत ऐसी थी जैसे परेड के लिए जबरन उठाए गए हों। बुआ जी ने आदेश दिया, सभी वीर बच्चे वज्रासन में बैठ जाएं। टिंकू ने धीरे से कहा, मुझे तो लगता है ये वज्रासन नहीं, वज्र आसमान है, सर के ऊपर से निकल रहा है। बिट्टू ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे तो पैर सुन्न हो गए, ये क्या योगा है जो बैठते ही शरीर को लकवा मार दे। बुआ जी ने डपटते हुए कहा, योगा में शरीर दर्द नहीं करता, अहंकार टूटता है। पायल और रिया ने हंसी रोकने की कोशिश की, पर टिंकू की उखड़ी हुई शक्ल देखकर वह भी नाक दबाकर हंस पड़ी। अब आया सबसे कठिन आसन, शवासन, जिसमें बस लेटकर आंखें बंद करनी होती थीं। टिंकू बोला, ये तो मेरा फेवरेट है, इसमें तो कोई मेहनत नहीं। बुआ जी मुस्कुराईं, और यही सबसे कठिन है, बिना सोचे लेटना मतलब आत्मा को देखना। अब बताओ कौन कौन आत्मा देख सका? बिट्टू ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं देखा, पर टिंकू की आत्मा जरूर स्नोरिंग कर रही थी। संस्कार शिक्षा बुआ जी स्टाइल। योगा के बाद सबको बैठाकर बुआ जी ने संस्कार का पहला पाठ पढ़ाया, बड़ों की सेवा। देखो बच्चों, बुआ जी बोली, घर में दादी हैं, बाबा हैं, उनका आशीर्वाद ही असली दौलत है। हर सुबह उनके पैर छूना और आशीर्वाद लेना ये कोई दिखावा नहीं, ये आत्मा का पोषण है। पायल ने सिर झुकाकर बोला, बुआ जी, दादी तो हमसे कहती हैं कि रोज पैर मत छुआ करो, घुटनों में दर्द हो जाता है। बुआ जी ने हंसते हुए कहा, अरे वो तो मस्ती में कहती हैं, असल में उनके दिल में वो प्यार महसूस होता है जब तुम पैर छूते हो। जो रिश्ता स्पर्श से जुड़ा हो वो कभी टूटता नहीं। फिर एक लंबी कहानी शुरू हुई जिसमें बुआ जी ने बताया कैसे बचपन में वो अपनी दादी से हर सुबह आशीर्वाद लेती थीं और कैसे उनकी हर परीक्षा में वही आशीर्वाद उन्हें सफलता दिलाता था। बिट्टू बोला, मतलब उस समय ट्यूशन नहीं होते थे, सिर्फ दादी का टोटका ही पास करा देता था? टिंकू ने जोड़ दिया, और आजकल अगर फेल हो जाए तो कहते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम थी, आशीर्वाद अपलोड नहीं हो पाया। बुआ जी की स्पेशल क्लास रसोई विज्ञान। अब बच्चों को ले जाया गया किचन में, जहां बुआ जी ने कहा, आज से हर बच्चा एक एक चीज पकाना सीखेगा। खाना बनाना सिर्फ महिलाओं का काम नहीं, ये तो जीवन कौशल है। पायल और रिया तो पहले से रसोई में हाथ बटाती थीं, लेकिन टिंकू और बिट्टू के चेहरे पर जैसे इमरजेंसी लग गई हो। बिट्टू ने डरते हुए पूछा, बुआ जी गैस जलाना सिखाएंगी या फायर ब्रिगेड बुलाना? बुआ जी बोली, शुरुआत चाय से होगी। बिट्टू तू दूध उबाल, टिंकू तू अदरक कूट। टिंकू ने अदरक को वैसे कूटा जैसे उसे पुराना हिसाब चुकता करना हो। फिर जो चाय बनी वो थी विशेष बुआ जी क्लास टी, थोड़ा ज्यादा दूध, थोड़ा कम चाय पत्ती और ढेर सारा संस्कार। बुआ जी ने सबको चाय पिलाई और कहा, ये सिर्फ चाय नहीं, ये उस स्नेह की चुस्की है जो घर को घर बनाती है। रात का खेल, परिवार परिचय प्रतियोगिता। रात को बुआ जी ने एक अनोखा खेल रखा, परिवार परिचय प्रतियोगिता। हर बच्चे को घर के हर बड़े बुजुर्ग के बारे में एक मजेदार बात बतानी थी। पायल ने कहा, दादी जब छोटी थीं तो स्कूल में मुंह में काजू छुपाकर ले जाती थीं ताकि टीचर पकड़े नहीं। रिया ने कहा, बाबा को तो आज भी टीवी के रिमोट से मोबाइल बदलने की उम्मीद रहती है। टिंकू ने बोला, मम्मी जब पापा से लड़ती हैं तो आवाज नहीं उठाती, वॉल्यूम बढ़ा देती हैं। सब हंसी में लौटपोट हो गए। बुआ जी ने अंत में कहा,
यही है एक परिवार की खूबसूरती, हम सब अलग हैं पर साथ हैं। हमारी कहानियां भले ही अलग हों पर अंत हमेशा एक ही होता है, प्यार। घर के आंगन में सुबह से ही हलचल थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा युद्ध छेड़ने की तैयारी हो रही हो, पर असल में यह युद्ध नहीं, अचार दिवस था। एक ऐसा दिन जब पूरा घर बुआ जी के नेतृत्व में देश की सबसे स्वादिष्ट और मसालेदार परंपरा को निभाने जा रहा था, घर का बना अचार। बुआ जी ने कमान संभाल ली थी। एक हाथ में तेल की बाल्टी, दूसरे में कटोरी में हींग, आंखों में जुनून और दिल में मिशन। इस बार आम का अचार ऐसा बनेगा कि खाने वाला उंगलियां ही नहीं, हाथ भी चाट जाएगा। आम की तैयारी और टिंकू का संशय। बुआ जी ने पायल और रिया को बुलाकर कहा, तुम दोनों आम धोकर कपड़े से पोंछ दो, पानी की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए। याद रखो, अचार की सबसे बड़ी दुश्मन होती है नमी। टिंकू और बिट्टू भी खड़े थे, पर दोनों का ध्यान अचार में कम और आम की स्लाइस में ज्यादा था। बिट्टू बोला, मुझे तो ये स्लाइस देखकर मुंह में पानी आ रहा है। टिंकू बोला, मुंह में पानी आना तो ठीक है, लेकिन अगर आम में पानी गया तो बुआ जी की चप्पल भी चलेगी। बुआ जी की नजर इन दोनों पर पड़ गई। वो आंखें तरेरते हुए बोली, तुम दोनों बस देखते रहो और सीखो, ये अचार बनाना है, कोई मजाक नहीं। पर टिंकू ही था मन में शरारत गहराई में बैठी थी। मसालों का महायुद्ध। अब शुरू हुआ मसालों का मिलान। मेथी दाना, सौंफ, लाल मिर्च, हल्दी, अजवाइन सब एक एक कटोरी में सजे हुए थे, मानो कोई रंग बिरंगी बारात हो। बुआ जी बोली, अब सब बच्चों को काम मिलेगा। पाया तू मसाले पीस, रिया तू नींबू काट, बिट्टू तू तेल गरम कर और टिंकू तू दूर बैठ जा, तुझसे कुछ ना होगा। टिंकू बुरा मान गया पर कुछ न बोला। उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी। उसने चुपके से मसालों में से एक कटोरी उठाई, उसमें कुछ विशेष था, सौंठ। पर टिंकू को लगा वो शक्कर है। वह बोला, बुआ जी ने काम नहीं दिया, अब मैं ऐसा स्वाद डालूंगा कि सब वाह वाह कर उठेंगे। उसने वो पूरी सौंठ आम के टुकड़ों पर बिखेर दी और थोड़ी चीनी भी डाल दी, सोचकर कि मीठा अचार बनाऊंगा। अचार में तूफान और घर में बवाल। जब बुआ जी मसाले और आम को मिला रही थीं, तभी उन्हें गड़बड़ का आभास हुआ। ये क्या मीठी सी खुशबू आ रही है, आम के अचार में मिठास? उन्होंने तुरंत टिंकू को घूर कर देखा और पूछा, कहीं तूने कुछ डाला तो नहीं? टिंकू ने मासूमियत से जवाब दिया, थोड़ा सा स्वाद बढ़ा दिया था। बुआ जी ने ढक्कन फेंका और सिर पकड़ लिया। तूने स्वाद नहीं, बर्बादी का बीज बो दिया। अचार में मिठास मतलब कीटाणु आमंत्रण पत्र। अब घर में आपातकाल जैसा माहौल था। सब हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे और बुआ जी गुस्से से लाल थीं। बिट्टू फुसफुसाया, अगर ये अचार लॉन्च हो गया तो नाम होगा टिंकू टेस्टी ट्रेजेडी। बुआ जी का पाठ, शुद्धता और परंपरा। थोड़ी देर बाद जब सब शांत हुए, बुआ जी ने सब बच्चों को पास बैठाया। उनका चेहरा अब शांत था पर आवाज में सीख थी। बच्चों, उन्होंने कहा, अचार सिर्फ स्वाद नहीं होता, ये संयम होता है। इसमें धैर्य लगता है, एक एक चीज की शुद्धता, समय, सूरज की गर्मी, ये सब मिलकर उसका स्वाद बनाते हैं। जैसे हमारे रिश्ते, अगर जल्दबाजी की या बिना समझ के कुछ मिला दिया तो सब बिगड़ जाता है। पायल बोली, मतलब जैसे अचार को धूप में रखना पड़ता है, वैसे ही रिश्तों को भी धैर्य की धूप में रखना चाहिए। बुआ जी मुस्कुराईं, बिल्कुल, और ये मत भूलो, हर गलती कोई अंत नहीं होती अगर उससे सीख ली जाए। टिंकू सिर झुकाकर बोला, बुआ जी, अगली बार मैं सबसे अच्छा अचार बनाऊंगा और गलती नहीं दोहराऊंगा। बुआ जी ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, तभी तो तू मेरा सबसे प्यारा शरारती बच्चा है। गलती करना इंसानी है, सुधारना संस्कारी है। गर्मी अपने पूरे तेवर में थी। घर की छत दोपहर में इतनी गर्म हो जाती कि अगर वहां पर पराठा रखा जाता तो वो बिना तवे के ही सिक जाता। पंखे अपनी पूरी ताकत के साथ घूम रहे थे, लेकिन फिर भी बाबा की पुरानी पीठ और जोड़ों की अकड़न उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी। पर आज उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। सुबह सुबह वो अपने कुर्ते की जेब से एक फोल्ड किया हुआ कागज निकालकर बड़े ध्यान से देख रहे थे पेंशन का पेपर। बाबा की पहली डिजिटल पेंशन। इस बार सरकार ने पेंशन ऑनलाइन कर दी थी। बाबा बोले, अब सब कुछ फोन से होता है, खाता भी वही, पैसा भी वही और फंसाना भी वही। उनका मोबाइल फोन तो ऐसा था कि उसके स्क्रीन को देखने के लिए खुद बाबा को चश्मे के साथ साथ पड़ोस की बहू की मदद लेनी पड़ती थी। बिट्टू पास से बोला, बाबा मुझे मोबाइल, मैं चेक कर देता हूँ। बाबा ने गौर से देखा और बोले, तेरा क्या भरोसा, तू तो पिछली बार भी मेरे गूगल में कैसे बने तांगे वाले सर्च कर रहा था। पायल बोली, बाबा मैं देख देती हूँ। मोबाइल में नेट ऑन किया गया और जब पायल ने बाबा का खाता खोला तो सबकी आंखें फैल गईं। 28,540 रुपए अकाउंट में आ चुके थे। बिट्टू और टिंकू की लॉटरी योजना। जैसे ही बच्चों को पता चला कि बाबा के अकाउंट में पैसे आए हैं, उनकी आंखों में कुछ और ही चमक आ गई। टिंकू बोला, भैया अब तो समझो हमारी लॉटरी लग गई। बिट्टू ने कान में फुसफुसाते हुए कहा, सोच, नया क्रिकेट बैट, कुल्फी और एक बड़ा पिज्जा। फिर दोनों बाबा के पास पहुंचे और मासूम चेहरा बनाकर बोले,
बाबा, आप हमें बहुत प्यार करते हो ना? बाबा ने चश्मा नीचे खिसकाकर देखा। हाँ करता हूँ, पर यह भावनात्मक ब्लैकमेल किस बात का है? टिंकू बोला। बाबा, आपको अपनी पहली डिजिटल पेंशन की खुशी में पार्टी देनी चाहिए। बाबा बोले, तुम्हारी बातों में कोई खिचड़ी पक रही है, लेकिन चलो मान लिया। क्या चाहिए? बिट्टू उत्साह से बोला, क्रिकेट बैट, आइसक्रीम और सब बच्चों के लिए समोसे। बाबा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर घर के सारे झूठे बर्तन धोने होंगे। जब बाबा गए एटीएम और टिंकू ने किया डंका। बाबा, बिट्टू और टिंकू निकले बाजार की ओर। बैंक से पैसे निकालने के लिए एटीएम पर पहुंचे। बाबा पहली बार एटीएम इस्तेमाल करने वाले थे। मशीन के सामने जाकर बोले, इसे नमस्ते करूं या पासबुक दिखाऊं? बिट्टू बोला, बाबा कार्ड डालो फिर पिन डालो। बाबा ने कहा, पिन तो याद है 1965, वही साल जब मैंने पहली बार अपने जूते खुद खरीदे थे। टिंकू ने मासूमियत से कहा, बाबा वो पिन सबको मत बताओ, नहीं तो पूरे मोहल्ले में डकैती हो जाएगी। एटीएम से पैसे निकले। बाबा को लगा कोई चमत्कार हो गया हो। वो बोले, बिना लाइन, बिना बहस और बिना बाबू के हस्ताक्षर, ये तो क्रांति है। घर में समोसे और बर्तन पर युद्ध। घर लौटते ही समोसे, मिठाइयाँ और कोल्ड ड्रिंक्स की दावत लगी। सब बच्चे चटकारे ले रहे थे और टिंकू बोले जा रहा था, देखो ये है डिजिटल इंडिया का स्वाद। पर जैसे ही खाने के बाद प्लेटों का ढेर लग गया, बाबा ने टिंकू और बिट्टू को बुलाया। अब निभाओ अपना वादा। टिंकू का चेहरा लटक गया। बिट्टू बोला, बाबा क्या बर्तन धोना जरूरी है? बाबा बोले, पेंशन सिर्फ जेब में आने के लिए नहीं होती, बच्चों को जिम्मेदार बनाने के लिए भी होती है। पायल हंसते हुए बोली, चलो एक फोटो ले लेते हैं डिजिटल पेंशन और बच्चों की बर्तन क्रांति। बाबा की सीख। पैसा और परिश्रम का रिश्ता बर्तन धोने के बाद सब थक कर बैठ गए। बाबा ने सब बच्चों को पास बुलाया और कहा, बच्चों, पैसे से चीजें खरीद सकते हो, पर मूल्य नहीं। मेहनत वो चीज है जो छोटे से पैसे को भी अनमोल बना देती है। आज तुमने सीखा कि बर्तन धोना छोटा काम नहीं, ये समझ है कि कोई काम छोटा नहीं होता। पायल बोली, मतलब हम पैसा तभी मांगे जब कोई जिम्मेदारी भी निभा सके? बाबा मुस्कुराए, बिल्कुल, और याद रखो, पैसा जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसका सम्मान करना। टिंकू सिर हिलाते हुए बोला, बाबा अगली बार पेंशन आए तो हम सब मिलकर काम करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। बाबा बोले, क्या? टिंकू हंसकर बोला, इस बार समोसे के साथ गुलाब जामुन भी होने चाहिए। साल का वो मौसम आ चुका था जब मोहल्ले की हर गली रंगों से भीग जाती थी और बच्चों की आवाजें मंदिर की घंटियों की तरह सुबह सुबह गूंजने लगती थीं। होली आने वाली थी, वो त्योहार जिसमें रंगों के साथ रिश्ते गाढ़े होते थे और पानी के साथ सारे गिले शिकवे बह जाते थे। होली का हवाला और घर में हलचल। शर्मा हाउस, वो घर जहां हर त्योहार का स्वागत मानो युद्ध स्तर पर होता था, इस बार भी पूरी तैयारी में लग चुका था। आंगन में पानी भरने की टंकी साफ की जा रही थी। पायल और बबली रंगों की थाल सजाने में लगी थीं और बिट्टू और टिंकू की जोड़ी अपनी पिचकारियों को देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कोई रावण अपने तीरों की पोटली देखकर मुस्कुराता है। बिट्टू ने नई चमचमाती स्टील वाली पिचकारी खरीदी थी जो आवाज ऐसी करती थी जैसे कहीं से पानी नहीं रॉकेट निकल रहा हो। इस बार तो मुनिया दीदी को ऐसे रंगूंगा कि वो गजरे की जगह पिचकारी से डरेंगी, बिट्टू ने गर्व से कहा। टिंकू बोला, और मैं तो बाबा की सफेद धोती पर पहला निशाना बनाऊंगा। ओ चुप, पायल ने बीच में टोका। बाबा की धोती नहीं, वरना इस बार होली पर रंग नहीं, सजा मिलेगी। बुआ जी का आगमन और उनका रंग विरोधी अभियान। इधर मोहल्ले की गलियों में गुलाल उड़ रहा था, उधर शर्मा हाउस में एक अलग ही अभियान चल रहा था, बुआ जी का रंग विरोधी मोर्चा। बुआ जी, शकुंतला देवी, जो हमेशा अपने बालों में नारियल तेल की तेज महक और माथे पर गाढ़ा तिलक लिए रहती थीं, आज भी सुबह सुबह चिल्ला उठीं, ये कौन है जिसने मेरी रेशमी साड़ी पर रंग डाला? बिट्टू और टिंकू भागते हुए कमरे में आए और दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा करते हुए बोले, इसने। बुआ जी ने दोनों को ऐसे घूरा जैसे पुराणों की किसी देवी की मूर्ति अचानक जी उठे। बचपन में ही इतने छंट बन गए हो, रंग खेलने का मतलब ये नहीं कि कपड़े बर्बाद करो। बाबा हंसते हुए बोले, रंगों से डरने वाली होली नहीं मनाती, वो तो बस तारीखों की कैलेंडर बदलती है। पानी की टंकी और बच्चों का बम प्लान। शर्मा हाउस की छत पर बच्चों ने अपनी होली लेप बना रखी थी। एक ओर बाल्टी में भरे रंग, दूसरी ओर पिचकारियों की कतार और बीच में एक गुब्बारा निर्माण यूनिट। टिंकू बोला, भैया इस बार पानी में नींबू रस भी मिला देते हैं, मुनिया दीदी चिल्लाएंगी, मजा आ जाएगा। बिट्टू बोला, पगले, वो रंग नहीं सलाद बन जाएगा, चुपचाप गुलाल मिलाओ। तभी बाबा छत पर आ गए और बच्चों की योजना का जायजा लेने लगे। उन्होंने एक गुब्बारा उठाया और उसे दूर फेंका, सीधा जाकर गिरी बुआ जी की बाल्टी में। बुआ जी ने नीचे से चिल्लाकर कहा, बिट्टू, भगवान तुम्हें बुद्धि दे और तुम्हारे बाबा को भी। बाबा मुस्कुराए, भगवान ने तो बुद्धि दी थी, पर तुमसे शादी करवाकर सब वापस ले ली। रंगों की पहली सुबह और मोहल्ले की मस्ती। होली की सुबह आई तो ऐसा लगा मानो पूरा मोहल्ला कोई रंग बिरंगा सपना बन गया हो। हर दरवाजे पर बच्चों की टोली तैयार खड़ी थी। पायल और बबली ने गुजिया और मठरी की प्लेटें निकाली और बाबा ने तो तानपुरा निकाल लिया।
रंग बरसे भीगे चुनर वाली। बिट्टू, टिंकू, पायल और बबली ने मिलकर सबसे पहला वार किया बुआ जी की खिड़की पर। जैसे ही खिड़की खुली, एक पूरा गुब्बारा बुआ जी के माथे पर फूटा, गुलाबी रंग में सराबोर। बुआ जी चीखी, मैंने कहा था नहीं खेलूंगी होली, और तुम सब रंगबाज घुंडे हो। बाबा ने वहीं से चिल्लाया, कहो तो तुम्हारे ऊपर भांग भी छिड़क दें। बुआ जी की सीख, रंगों के पीछे का असली रंग। शाम को जब सब थक कर बैठे थे तो बुआ जी भी आईं। उनका चेहरा रंगों से सजा हुआ था, लेकिन मन से वो हल्की लग रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, शुरू में मुझे बुरा लगा, लेकिन जब देखा सब हंस रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगा। शायद होली यही है, अपने मन के डर, गुस्से और अहंकार को धो डालना। पायल ने उन्हें गुजिया दी और पूछा, तो बुआ जी अगली होली खेलेंगी? बुआ जी मुस्कुराईं, हाँ, लेकिन इस बार पहले से तैयारी करूंगी। और बिट्टू, तुझे मैं पहले रंगूंगी। मोरल लर्निंग। बाबा बोले, बच्चों, रंग सिर्फ चेहरों पर नहीं, रिश्तों पर भी चढ़ते हैं। अगर हम बड़ों की बातों को समझें और बड़ों को बच्चों की मासूमियत का महत्व याद दिलाएं तो हर घर हमेशा रंगीन रहेगा। होली का दिन जैसे जैसे चढ़ता जा रहा था, शर्मा हाउस के बच्चों का जोश भी उसी रफ्तार से आसमान छू रहा था। लेकिन इस बार केवल अपने घर तक ही सीमित रहना इनका उद्देश्य नहीं था। नहीं साहब, इस बार तो बात मोहल्ले की प्रतिष्ठा पर आ चुकी थी। कहते हैं ना, जब रंगों की लड़ाई मोहल्ले में हो तो वो सिर्फ होली नहीं होती, वो बन जाती है एक रंग युद्ध, जिसमें जीतता वही है जो चालाकी से खेले, जल्दी नहीं घबराए और सही समय पर सही रंग डाले। बिट्टू की योजना, गुलाल ग्रेनेड का जन्म। बिट्टू, जो आमतौर पर गणित में 0 और कला में 100 आता था, आज वैज्ञानिक की तरह घर की रसोई में कुछ मिला रहा था। टिंकू ने जैसे ही झांका, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे, ये क्या बना रहा है तू? बिट्टू बोला, भाई, ये है मेरा गुलाल ग्रेनेड, गुलाल से भरा बॉलून जो निशाने पर जाकर फटेगा और सामने वाले को ऐसे रंगेगा कि वो खुद को आइटम सॉन्ग की हीरोइन समझेगा। टिंकू ने तालियां बजाईं। भैया, अगर हम ये मोहल्ले के बच्चों पर इस्तेमाल कर दें तो हमारी टोली रंग राजा सेना बन जाएगी। टीमें बनती हैं, होली महासंग्राम की घोषणा। मोहल्ले में 3 टोलियां थीं। 1, रंग राजा सेना, बिट्टू, टिंकू, पायल, बबली। 2, गुलाल गबरू गैंग, मुनिया दीदी, गप्पू, छुटकी। 3, पानी पटाखा पार्टी, पिंटू, रज्जो और उनकी छत पर रहने वाला तोता शेरू, जो रंग देखकर भागो चिल्लाता था। हर टोली ने अपनी अपनी छत को बेस बना लिया। बिट्टू की छत पर मोटे तौलिए टंगे थे ताकि कोई गुब्बारा सीधा न लगे। गप्पू की टोली ने पानी की बाल्टियों को बास्केटबॉल की तरह तैयार कर रखा था। पहली टक्कर, छत से छत का खेल। सुबह के 11 बजे का वक्त था। सूरज पूरी तरह सर पर और पिचकारियां बच्चों के हाथ में तनी हुई। टिंकू ने सबसे पहले नारा दिया, रंग राजा सेना, चलो मोहल्ला जीतें। और फिर शुरू हुआ पहला हमला। गुलाल ग्रेनेड उड़ते हुए गप्पू की टोली के ऊपर गिरे। बच्चे तैयार हो जाओ, मुनिया दीदी ने चिल्लाया। एक गुब्बारा पायल के सिर पर गिरा, पानी से भीगा बाल और आंखों में रंग, पर फिर भी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। टिंकू चिल्लाया, दीदी आपको क्या चाहिए था, रंगीन बाल या सफेद झगड़ा? मुनिया बोली, बातों से नहीं, पिचकारी से जवाब मिलेगा। शेरू तोते की चालबाजी। अचानक पिंटू की छत से एक आवाज आई, भागो भागो। बिट्टू बोला, अरे ये तो पिंटू का तोता है। पर उसी आवाज के साथ एक बड़ा सा गुब्बारा सीधा बबली की पीठ पर गिरा। बबली बोली, तोते की चालाकी देखो, पहले भागो बोलता है, फिर पानी उड़ेलता है। बाबा नीचे से देख रहे थे और बोले, शेरू, अब तो तोतों के भी एजेंडे हो गए। बुआ जी की छत पर कब्जा और रणनीति की उलझन। बिट्टू की टोली ने तय किया कि अगर गप्पू की छत को जीतना है तो बुआ जी की छत को आधार बनाना होगा। अब बुआ जी की छत तो पवित्र मानी जाती थी। वहां तुलसी का पौधा, भगवान की मूर्ति और बुआ जी की सूखी मिर्च की माला टंगी रहती थी। लेकिन युद्ध में सब जायज होता है। टिंकू ने पायल से कहा, दीदी तुलसी के गमले के पीछे छुपना, पिचकारी वहीं से चलेगी, भगवान भी सोचेंगे ये तो रंगों का यज्ञ कर रहे हैं। बुआ जी जैसे ही ऊपर आईं, देखा पूरा छत उनका बेस बन चुका है। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तुलसी के पौधे के पीछे छुप रहे हो, यही सिखाया है तुम्हारे बाबा ने? बिट्टू ने कहा, बुआ जी, युद्ध में धर्म अधर्म नहीं देखा जाता, बस रंगों की विजय चाहिए। रंग युद्ध की समाप्ति और जीत की घोषणा। दोपहर होते होते हर बच्चा थक चुका था। चेहरे रंगों से ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने आर्ट क्लास में पेंटिंग की हो। बाबा ने आवाज लगाई, अब सब नीचे आओ, गुजिया तैयार है और बुआ जी ने दही भल्ले बनाए हैं। जैसे ही सब नीचे आए तो बच्चों के बीच लड़ाई नहीं, हंसी और मस्ती का माहौल बन गया। मुनिया दीदी बोली, बिट्टू तेरे गुलाल ग्रेनेड तो कमाल के थे, अगले साल मुझे भी सिखा देना। बुआ जी ने सबको गुजिया देते हुए कहा, बचपन में हम भी ऐसे ही होली खेलते थे, पर आज देखकर दिल खुश हो गया। संस्कारों की सीख त्योहार के रंग रिश्तों में घुलते हैं। बाबा ने सबको बैठाकर कहा, बच्चों, होली सिर्फ खेलने का त्योहार नहीं बल्कि सिखाने का भी है। हम अगर त्योहारों को साथ मनाएंगे तो जीवन में कोई गम बड़ा नहीं लगेगा। परिवार वो होता है जो रंगों की तरह सबको मिलाकर एक तस्वीर बनाता है।
बिट्टू बोला, बाबा अगली बार हम दीवार पर एक होली पोस्टर बनाएंगे जिसमें सबकी तस्वीर हो और नीचे लिखा हो हमारे रंग हमारी पहचान। बुआ जी बोली, और हाँ, अगली बार मैं भी गुलाल ग्रेनेड बनाऊंगी। होली की दोपहर के बाद जैसे ही बच्चों ने नहा धोकर कपड़े बदले, घर में फिर से एक नई हलचल शुरू हो गई। हर साल की तरह इस बार भी मोहल्ले की सबसे बड़ी परंपरा थी संस्कृति सभा। इस सभा में बच्चे अपने हुनर दिखाते थे, कोई कविता पढ़ता, कोई नाटक करता, कोई गाना गाता। लेकिन इस बार का माहौल कुछ अलग था। बिट्टू ने कसम खाई थी कि मंच पर जाकर सबको हंसा हंसा कर लौट पोट कर देगा, और जब बिट्टू कुछ ठान ले तो समझिए या तो मंच हिलेगा या बुआ जी का हार्ट रेट। मंच की तैयारी और बिट्टू का मास्टर प्लान। सांझ की ठंडी हवा के साथ मोहल्ले का चौक रोशनी से भर गया था। रंग बिरंगे झालरों से सजाया गया मंच, चारों ओर कुर्सियां, और सबसे आगे लगी बुआ जी की खास कुर्सी, क्योंकि हर बार की तरह वे ही तय करती थीं कि किस बच्चे ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। बिट्टू ने टिंकू और पायल को पास बुलाकर कहा, सुनो, आज मैं मंच पर बुआ जी की बारात नाम का नाटक करूंगा। पायल ने चौंक कर पूछा, क्या? बुआ जी की बारात? तू पागल है? बिट्टू बोला, देखना, बुआ जी ने कभी शादी नहीं की, तो सोचो अगर उनकी बारात होती तो कैसी होती। टिंकू हंसते हंसते बोला, भैया तू तो मंच पर बवाल मचाएगा। बबली की कविता, रंगों की सीख। कार्यक्रम की शुरुआत हुई बबली की कविता से। वह मंच पर गई, एक छोटा सा दुपट्टा ओढ़कर गंभीर मुद्रा में बोली, रंग गुलाबी कहे प्रेम बांटो, रंग हरा कहे प्रकृति से नाता जोड़ो, नीला बोले शांत रहो, पर जब लाल आता है मिर्ची मत समझना, गुस्सा भी जरूरी है कभी कभी। लोग हंसे, तालियां बजीं, और बुआ जी ने कहा, बच्ची में समझ है, कविता में व्यंग्य भी है और शिक्षा भी। बिट्टू का नाटक बुआ जी की बारात। अब आई बिट्टू की बारी। मंच पर जैसे ही वो आया, सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। उसने एक नकली सफेद दाढ़ी लगाई, एक तकिया पेट पर बांधा और टोपी पहनकर बोला, मैं हूँ दूल्हा श्री श्री बुआ प्रसाद जी। पायल बनी बुआ जी सिर पर लाल चुनरी, बड़ी बिंदी और नकली चश्मा लगाए, हाथ में बेलन। टिंकू था घोड़ी सफेद चादर ओढ़कर चार पैर वाला बन गया था। नाटक में जैसे ही दूल्हा बुआ प्रसाद ने कहा, मैं जीवन भर अकेला रहा, अब चाहता हूँ 7 बेलन और बातों का, तो पायल बुआ जी बनी, बोली, मैं तुझे नहीं अपना बेलन दूंगी, क्योंकि ये मेरी पहचान है। सब ठहाके मारकर हंसने लगे। बुआ जी पहले तो भौहें चढ़ाई, लेकिन जब बिट्टू ने अंत में कहा, यह सिर्फ मजाक नहीं था, ये था हमारी बुआ जी के त्याग का सम्मान, जो घर छोड़कर समाज को संवारने निकली, तो बुआ जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बिट्टू को सीने से लगा लिया। बाबा की सीख, मंच से जीवन तक का सफर। कार्यक्रम के अंत में बाबा मंच पर आए। उन्होंने गमछा संभालते हुए कहा, बच्चों, ये मंच तुम्हारा अभ्यास है, मंच से सीख कर जीवन में उतरोगे, तभी त्योहारों की असली मिठास आएगी। होली सिर्फ रंगों की बौछार नहीं, रिश्तों की स्नेह वर्षा है। जहां परिवार साथ हंसे, वहीं असली रंग लगते हैं। उन्होंने बिट्टू की तरफ देखकर कहा, मजाक वही अच्छा जो दिल न दुखाए, और हंसी वही जो सच्चाई से निकले। बिट्टू, तूने आज बुआ जी को हंसाया भी और रुलाया भी, लेकिन प्यार से। संस्कृति सभा का समापन और मिठाई का जश्न। अंत में सबको बुआ जी ने गुलाब जामुन और मथरी बांटी। पिंटू बोला, अरे ये तो असली होली का रंग है, शक्कर वाला। बच्चों ने नाचते हुए नारा लगाया, हमारे मोहल्ले की होली हो सबसे न्यारी, जहां हो हंसी मस्ती और बुआ जी की फटकारी। बाबा मुस्कुराए, शाबाश, यही तो है परिवार की मिठास। होली बीत चुकी थी। रंग गुलाल अब दरवाजों, खिड़कियों, आंगन की जमीन और छतों से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन असली समस्या कुछ और थी, साफ सफाई। परिवार के सभी लोग थककर चूर हो चुके थे, पर बुआ जी और बाबा की योजना थी साफ सफाई को एक त्योहार बाद का दूसरा उत्सव बनाना। पर बच्चों ने तय कर लिया था, इस बार सफाई से बचना है, वो भी स्टाइल में। सफाई की सुबह और बच्चों की मीटिंग। सुबह सुबह बुआ जी ने घंटी बजा दी। सुनो सुनो, घर के सारे बच्चे, बड़े और छोटे, आज होगा सफाई का महायुद्ध। जो भागेगा उसकी मिठाई जब्त। बच्चे एक कोने में मीटिंग कर रहे थे। देखो, काम करने का नाम सुनते ही पेट में दर्द होने लगता है। बबली बोली, मैं बोल दूंगी मुझे होली के रंग से एलर्जी हो गई। पिंटू, मैं पैर में पट्टी बांध लूंगा। टिंकू, मैं तो स्टूल पर चढ़ा और बोला, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बिट्टू बोला, बस करो सब, एक आइडिया है, चलो खोजते हैं कचरे से खजाना। हम बोलेंगे हम सफाई कर रहे हैं, लेकिन असल में हम खजाने की तलाश में होंगे। सब बच्चे एक साथ बोले, वाह बिट्टू, तू तो जीनियस है। खजाने की तलाश मिशन शुरू। अब घर की छत, आंगन और स्टोर रूम में खजाने की खोज चालू हो गई। बबली को एक पुराना टीन का डिब्बा मिला। खोला तो उसमें निकली बुआ जी की शादी के कार्ड की डिजाइन। बिट्टू बोला, देखो, बुआ जी सच में शादी करने वाली थीं, लेकिन कार्ड छपते छपते रह गईं। बुआ जी पीछे से सुन रही थीं। तुम लोगों के लिए शादी एक मजाक है? बच्चे बोले, नहीं नहीं बुआ जी, आपके प्यार की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पिंटू को मिला एक पुराना बटुआ, जिसमें था एक बासी टॉफी और चिट्ठी।
प्रिय मीना, मुझे तुमसे प्यार है, LN। बच्चे बोले, ओहो बुआ जी का लव लेटर। बुआ जी नाराज होकर बोली, वो LN मतलब लक्ष्मी नारायण स्टोर से लिया टॉफी का बिल है। बिट्टू को मिला एक बक्सा जिसमें पुराने सिक्के, डाक टिकट और बाबा का पुराना चश्मा निकला। बिट्टू चिल्लाया, हमने खजाना पा लिया। बाबा बोले, अरे ये तो मेरा खजाना है जिसमें मेरी यादें हैं, तुमने ढूंढा, अच्छा किया। बुआ जी का गुस्सा और बच्चों की क्लास। बच्चे पूरे दिन मस्ती में सफाई के नाम पर कुछ भी कर रहे थे। कभी झाड़ू पकड़कर माइक बना देते, कभी डस्टर से जादूगरी दिखाते। जब बुआ जी ने देखा कि 4 घंटे से आंगन वहीं का वहीं है पर बच्चे एक से एक बहाना गढ़ रहे हैं तो उन्होंने उठाया अपना डंडा। बिट्टू भागते हुए बोला, बचाओ, बुआ जी का झाड़ना टोपा आ गया। बुआ जी बोली, अब सबकी चप्पल परीक्षा होगी। बाबा बीच में आए और बोले, शांत हो जाओ रानी, बच्चों ने भले ही मस्ती की हो लेकिन आज जो पुरानी चीजें मिली हैं वो भी हमारी विरासत हैं। सफाई सिर्फ धूल हटाने का नाम नहीं, यादें संजोने का मौका है। सीख और मिठाई की वर्षा। बिट्टू ने सबको इकट्ठा कर कहा, हम माफी चाहते हैं, काम से बचने के चक्कर में मस्ती कर बैठे, लेकिन अब समझ आ गया कि घर हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी है। बच्चों ने मिलकर पूरा आंगन, छत, रसोई और स्टोर रूम चमका दिया। बुआ जी की आंखें भर आईं। आज तुम सब ने साबित कर दिया कि शरारत और समझदारी एक साथ रह सकती है। फिर क्या था? बुआ जी ने गरमागरम गुजिया और समोसे बांटे और बच्चों ने खजाना खोजने के नाम पर घर को भी चमका दिया और प्यार भी पा लिया। होली बीत चुकी थी। आंगन की मिट्टी में अब गुलाल की जगह बिखरी हुई गुजियों की पत्तियां थीं। काशोर अब थोड़ा थम गया था, लेकिन तभी गर्मी की छुट्टियों की आहट आई और साथ ही आई एक बम जैसी खबर, मामा जी आ रहे हैं। और अकेले नहीं, उनके साथ आ रही थीं उनकी तीनों तुगलकी संतानें, चीकू, टीना और बबलू, जिनके नाम सुनते ही घर में बुआ जी की सांस फूलने लगती और बच्चों की कमर में झंझनाहट। मामा जी का भव्य प्रवेश और घर की कंपकंपी। दोपहर को जैसे ही नारंगी रंग की टैक्सी घर के बाहर रुकी, बबली खिड़की से चिल्लाई, आ गए, मामा जी आ गए, और साथ में वो तीनों बवंडर भी। मामा जी गाड़ी से उतरे, धोती कुर्ता, कंधे पर गमछा और मूंछों में वही पुराना ठाठ। बगल में 3 बच्चे बिल्कुल कैटवॉक करते हुए उतरे। चीकू 10 साल, हर वक्त कैमरे के सामने एक्टिंग करता हुआ। टीना 8 साल, सबकी नकल करने में मास्टर। बबलू 6 साल, जितनी देर चुप उतनी देर खतरा। बुआ जी ने दूर से ही ताना मारा, आ गए लंका के राजकुमार, चलो अब मोहल्ले की नींद उड़ाने का समय आ गया है। बाबा मुस्कुराए, छुट्टियां बिना मामा मौसेरे बच्चों के अधूरी हैं। घर की हलचल, पुराने बच्चों की चिंता। बिट्टू, बबली, टिंकू और पिंटू एक कोने में गंभीर बैठक कर रहे थे। बिट्टू बोला, पिछली बार इन लोगों ने हमारी चींटियों की लाइन में पटाखा फोड़ दिया था। बबली और टीना ने बुआ जी की साड़ी को मम्मी का पर्दा कहकर काट दिया था। टिंकू, इस बार हमें पहले से प्लानिंग करनी होगी, नहीं तो ये घर को अंडर कंस्ट्रक्शन बना देंगे। पिंटू, मामा जी तो वैसे भी जैसे बबलू का बड़ा रूप है, दोनों बिना ब्रेक के आते हैं। सबने मिलकर एक फैसला लिया, ऑपरेशन शांति संविधान शुरू किया जाएगा। पहली मुठभेड़ डाइनिंग टेबल युद्ध। रात का खाना लगा, गरम गरम पराठे, आलू की सब्जी, रायता और बुआ जी की खास बनी आम की चटनी। लेकिन जैसे ही सब खाने बैठे, बबलू ने चिल्लाया, मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा, मुझे सिर्फ कुरकुरे चाहिए। टीना बोली, बुआ जी की चटनी में नमक कम है। चीकू बोला, मैं तो सिर्फ इंस्टाग्राम वाला खाना खाता हूँ, ये देसी स्टाइल आउटडेटेड है। बिट्टू के मुंह से पराठा वहीं गिरा। बुआ जी गुस्से में उठी और बोली, ए मामा जी, तुम्हारे बच्चे घर को 5 सितारा होटल समझ बैठे हैं क्या? मामा जी बोले, अरे रानी बहना, आजकल के बच्चे थोड़े फैशन वाले हैं, तुम्हें बदलना पड़ेगा। बाबा बोले, बदलाव जरूरी है लेकिन संस्कार भी जरूरी हैं। बुआ जी की क्लास और सीख भरी सख्ती। अगली सुबह बुआ जी ने तीनों मेहमान बच्चों को बुलाया और बड़ी शांति से बोली, बबलू, ये देखो चम्मच, इसे खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फेंकने के लिए नहीं। टीना, ये किताब है, इसे सजाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए है। और चीकू बेटा, फोन जरूरी है पर इंसान से बात करना और भी ज्यादा जरूरी है। बबलू धीरे से बोला, बुआ जी हमें माफ कर दो, हम सबक सीखेंगे। बिट्टू ने भी कहा, हमें भी समझ आ गया कि सिर्फ शिकायत करने से अच्छा है कि हम भी उन्हें अपने जैसे बनाएं, बजाय उनके जैसे बनने के डर से भागने के। अंत बदलाव की शुरुआत। अब घर में सब मिलकर समय बिताने लगे। बिट्टू और चीकू ने मिलकर एक छोटा नाटक बनाया जिसमें चीकू ने पहली बार हिंदी में अभिनय किया। टीना ने बबली के साथ बुआ जी की रसोई में रायता बनाना सीखा और पहली बार नमक ठीक डाला। बबलू और पिंटू ने मिलकर एक कागज का रॉकेट बनाया और उसे संस्कार मिसाइल नाम दिया। बाबा मुस्कुराए, देखा, जब बच्चे आपस में सीखते हैं तो पीढ़ियां जुड़ती हैं। बुआ जी ने मिठाई बांटी और बोली, मेहमान तो अपने हैं, फर्क बस समझाने का होता है। गर्मी की छुट्टियां आ चुकी थीं और मामा जी ने पूरा परिवार एक शानदार गांव के मेले में जाने का प्लान बना डाला। हर कोई इस उत्सव के लिए तैयार था, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों को यह मेला दूर दूर से देखना पसंद आता था।
हालांकि बच्चों के मन में एक ही सवाल था, क्या मेले में हमें वो सारी मस्ती मिलेगी जो हम सोच रहे हैं? सफर की शुरुआत और मामा जी का हौसला। गांव जाने के लिए पूरी फैमिली गाड़ी में बैठने लगी। बुआ जी ने अपना सामान ठीक से पैक किया, बाबा ने भगवान का ध्यान किया और बच्चों ने अपना पैक किया मिनी गाने के लिए और फोटो खींचने के लिए सेल्फी स्टिक। मामा जी ने गाड़ी की चाबी घुमाते हुए कहा, तैयार हो जाओ, ये मेला ऐसा है कि कहीं भी जाओ, घुसते हुए लगता है जैसे जादू की दुनिया में आ गए। सभी बच्चों के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या मामा जी का ये जादू सच में काम करेगा? गांव पहुंचते ही मेला शुरू। गांव के रास्ते में चलते चलते सबने देखा, पूरा मेला रंग बिरंगे झूले, खान पान के स्टॉल, खेल कूद और तरह तरह के प्रदर्शन से भरा हुआ था। मामा जी ने सभी बच्चों को अपनी आंखों से इशारा किया, देखो देखो, वहां ट्रैम्पोलिन है और वहां चाट का स्टॉल, सबका मन लगा रहेगा। बुआ जी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम लोग यही करेंगे मगर हमारी रोटियां कौन बनाएगा? मामा जी ने हंसते हुए कहा, बुआ जी, आज हम चटपटे समोसे खाएंगे और जब घर लौटेंगे तो मिलकर काम करेंगे। बच्चों ने मामा जी का उत्साह देखकर अपनी जेब में पैसे डाले और पहले झूला की तरफ दौड़ पड़े। झूला और बबलू का गिरा हुआ हीरो स्टाइल पहला झूला था और उसमें चढ़ने से पहले ही बबलू ने स्टाइल मारते हुए कहा, मैं हीरो जैसी सवारी करूंगा, ऊंची उड़ान लूंगा। जैसे ही झूला ऊपर गया, बबलू ने आंखें बंद कर लीं और शेर की तरह गॉसिप शुरू कर दी। अबे भाई, लगता है दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बन गया। सिर्फ बबलू की ही नहीं, हर बच्चे की हंसी छूट गई। झूला और ऊंचा गया और बबलू की हिम्मत जरा भी न थी, बल्कि वो चिल्लाया, मामा जी, ये तो हीरो नहीं, बिल्कुल सिंहासन झूलने जैसा है। मामा जी मुस्कुराए और बोले, बबलू, हीरो बनने के लिए जरा ठंडा होना पड़ता है। चाट और बुआ जी की चटपटी टिप्पणी। अब मेला चलते हुए सभी चाट के स्टॉल के पास पहुंचे। बुआ जी ने चाट खाते हुए कहा, देखो, ये चटपटी चटनी तो लाजवाब है, लेकिन तुम लोग क्या समझते हो, खाकर तुम खुद ही चटपटे बन जाओगे? चीकू ने शरारत से कहा, बुआ जी, वही सोच रहा था। बुआ जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने चीकू की तरफ गुस्से से देखा। फिर धीरे से बोली, तुम लोग जानते हो ना, खाने का मजा साथ बैठकर ही आता है, बस ध्यान रखना, चटपटी बातें नहीं बढ़ानी। बिट्टू ने कहा, मामा जी, अगर चाट यहाँ नहीं मिलती तो क्या होता? यही तो है असली टेस्ट। मामा जी हंसते हुए बोले, यही है बच्चों की सोच और यही है गांव की सादगी। शाम का जादू और मामा जी का शानदार ठगिया खेल। शाम के समय मेला और भी रोशन हो गया। सैकड़ों लाइटें झिलमिला रही थीं और हवा में मिठाई के हल्के हल्के खुशबू का एहसास हो रहा था। तभी मामा जी ने कुछ खास खेल देखने का मन बनाया। उन्होंने सबको एक स्टॉल दिखाया, दिमागी खेल, जहां लोगों को किसी आइटम से जुड़ी पहेलियां हल करनी होती थीं। मामा जी ने बच्चों से कहा, चलो हम भी भागते हैं इस खेल में, जो जीतेगा उसे मैं एक खास तोहफा दूंगा। बच्चों ने उत्साहित होकर कहा, हमें तैयार रहना है मामा जी, क्या पुरस्कार मिलेगा? मामा जी ने बच्चों से कहा, बस एक ही शर्त है, जो भी जीतेगा उसे मैं अपना ठगिया दूंगा, यानी एक जादुई मंत्र जो हर मुश्किल में काम आएगा। सबने सोचा, क्या है ये ठगिया? जब खेल शुरू हुआ, मामा जी ने खेल के दौरान सभी बच्चों से हंसी मजाक करते हुए ठगिया का रहस्य बताया। ठगिया का मतलब है, जैसे हम आपको मजाक में बातों का रूप बदलने का तरीका बता रहे हैं, वैसे ही जिनकी अपनी समझ होती है वो हर परेशानी को हंसी में बदलकर आसानी से हल कर सकते हैं। बच्चों ने यह सीखा कि जिंदगी में हर समस्या का हल सिर्फ समझ और हंसी से मिलता है। अंत बदलाव और मजेदार अनुभव। अब मेला खत्म हो चुका था, लेकिन बच्चों की हंसी और मामा जी की ठगिया की बातें सबके दिमाग में गहरी छप गई थीं। बुआ जी ने भी कहा, तुम लोग समझ गए ना कि मजा और मस्ती के साथ साथ समझदारी भी होनी चाहिए? बिट्टू ने कहा, यही असली ठगिया है जो सब कुछ सही करके जाता है। सबकी हंसी के बीच मेला खत्म हुआ, लेकिन मजेदार यादें छोड़ गया गांव का मेला, मामा जी और बच्चों की ठगिया चाल। गांव के मेले का जादू अब धीरे धीरे खत्म हो चुका था, लेकिन मामा जी और बच्चों के बीच एक नई जंग शुरू हो गई थी, जोकर की तरह खेलने की। हर कोई एक दूसरे को हंसी में डालने के लिए किसी न किसी खेल का हिस्सा बन चुका था। मामा जी ने अपने खास तरीके से सबको एक मजेदार खेल का प्रस्ताव दिया। आओ बच्चों, अब हम जोकर बनेंगे, जो जितना अच्छा जोक बनाएगा वो जीत जाएगा। जोकर बनने की तैयारी। सबसे पहले मामा जी ने बबलू को चुना। बबलू ने आंखों में चमक के साथ कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे तो सबको हंसी में डालने का बहुत शौक है, देखो। और फिर बबलू ने अपनी जेब से एक नकली मच्छर निकालकर टीना के कान में डाल दिया। टीना चिल्लाई, ये क्या है? और सब बच्चे जोर से हंस पड़े। मामा जी ने कहा, बबलू, तू तो बिल्कुल चमत्कारी जोकर निकला, अब बारी चीकू की है। चीकू की जोकर अंदाज। चीकू ने तुरंत अपनी अभिनय क्षमता का पूरा उपयोग किया। उसने अपने चेहरे पर ऐसी नकली मुस्कान बनाई कि सब समझ ही नहीं पाए कि वो मुस्कुरा रहा था या गुस्से में था। फिर उसने कुछ ऐसा किया कि सब बच्चे ताली बजाने लगे।
देखो, मैंने तो यही सोचा था कि जोकर बनकर सबको हंसी दिलाना एक आसान काम है, लेकिन पता चला कि एक ही जोक को बार बार कहना मजेदार नहीं होता। सबकी हंसी गूंज उठी। मामा जी ने कहा, वाह चीकू, तुमने तो सबको हास्य का असली मतलब समझा दिया। टीना और बुआ जी का जोकर मैच। अब बारी आई टीना की। टीना ने बुआ जी को घेर लिया और कहा, बुआ जी, आप जो हमेशा घर में सबको डांटती रहती हैं, आज हम आपको जोकर बना देंगे। बुआ जी ने घूरते हुए कहा, क्या कर रही हो तुम? लेकिन जब टीना ने बुआ जी के चेहरे पर नकली चश्मे और मूंछ चिपका दिए, तब बुआ जी खुद भी हंसते हुए बोली, अरे बाप रे, अब तो मुझे ही खुद पर हंसी आ रही है। लगता है मैं भी जोकर बन चुकी हूँ। बाबा की जोकर हिम्मत और मामा जी की जीत। अंत में मामा जी ने सोचा कि अब वह सबका सामना करेंगे। उन्होंने सबको चुनौती दी, मुझे देखो, मैं सबका जोकर गुरु बनूंगा। लेकिन मामा जी ने जो किया वो सबको चौंका देने वाला था। उन्होंने अपने चेहरे पर नॉन स्टॉप मुंह बना लिया और बिना रुके जोक्स बुनने लगे। जैसे ही मामा जी ने बिना किसी ठहराव के अपनी जोकर बातें शुरू की, सब बच्चे हंसी में झूमने लगे। सभी ने देखा, मामा जी सच में जोकर के रूप में भी कुछ खास थे। जब तक सब संभलते, मामा जी ने उन्हें फिर से हंसी के समुंदर में डुबो दिया। सभी की जीत जोकर की सच्ची जीत। अंत में मामा जी ने बच्चों से कहा, तुम सभी ने जोकर बनने के जो तरीके दिखाए वो साबित करते हैं कि हंसी में भी एक सीख है। हंसी सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि दिल से दिल को जोड़ने का तरीका है। बुआ जी ने भी हंसी के बीच एक बात कही, सच में घर में जितनी हंसी होती है उतना ही घर खुशहाल होता है। इसलिए हर किसी को अपना जोकर बनाना चाहिए। सभी ने मिलकर हंसी मजाक करते हुए मामा जी की तरफ देखा और उस दिन सब ने यह सीखा कि हंसी का सही मायने में आनंद तब आता है जब वो एक साथ बांटी जाती है। गांव का मेला अब खत्म हो चुका था, लेकिन मामा जी और बच्चों के बीच का उत्साह और जोश कम नहीं हुआ था। मामा जी ने सोचा कि अब हम बच्चों को कुछ असली चुनौती देंगे। उन्होंने एक विशाल रेस का आयोजन करने का मन बनाया, जिसमें बच्चों को अपने खेल कौशल, समझदारी और मस्ती का सही इस्तेमाल करना था। यह सिर्फ एक सामान्य रेस नहीं थी, बल्कि मामा जी ने उसमें खास ट्विस्ट डाला था। रेस का ऐलान और बच्चों का उत्साह। मामा जी ने परिवार को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, आज हम एक रेस करेंगे, लेकिन ये रेस सिर्फ दौड़ने की नहीं, बल्कि इसमें होगा ध्यान, स्मार्टनेस और सबसे जरूरी मस्ती। बच्चों के चेहरों पर खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई। बबलू ने मामा जी से पूछा, क्या हम लोग दौड़ते हुए खेल भी खेल सकते हैं? मामा जी हंसते हुए बोले, बिल्कुल, तुम सभी को हर जगह अपने रास्ते पर आने वाली मस्ती और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चलो रेस शुरू करते हैं। रेस की शुरुआत और पहली चुनौती। रेस की शुरुआत हुई। सबसे पहले मामा जी ने बच्चों को ध्यान से एक पेड़ के नीचे दौड़ने का निर्देश दिया। पेड़ के नीचे कुछ तगड़े बूट्स रखे हुए थे। बच्चों को उस पेड़ के नीचे पहुंचकर सही बूट्स पहनने थे और फिर अगले स्टेप की ओर बढ़ना था। टीना ने झट से बूट पहनने की कोशिश की, लेकिन बूट बहुत बड़े थे। उसने मामा जी से कहा, ये क्या मामा जी, ये बूट्स तो मेरे पैरों से बड़े हैं। मामा जी मुस्कुराए और बोले, ये तो असली चुनौती है। ध्यान से बूट्स पहनने होंगे और दौड़ने के बाद पता चलेगा कि असली विजेता कौन है। सभी बच्चे बूट्स पहनने की कोशिश करते हुए बड़े मजेदार अंदाज में दौड़ने लगे। बबलू तो बूट्स पहनते ही गिरते गिरते बचा, जबकि चीकू ने तो बूट्स पहनने की बजाय सीधे चलने का तरीका अपना लिया और यही उसकी जीत का राज बन गया। खेलकूद का मजा और मामा जी की ठगिया चाल। बच्चों ने जैसे ही बूट्स पहन लिए, मामा जी ने अगली चुनौती दी। अब तुम सभी को यहाँ से वहां तक दौड़ते हुए एक खेल खेलना होगा और उस खेल में बड़ा ध्यान और समझदारी चाहिए। बच्चों ने रेस में बूट पहनने के बाद ध्यान से देखा। मामा जी ने पहले से ही उन्हें छोटे छोटे बूट्स रखवाए थे, लेकिन इस बार वो बच्चों से चाहते थे कि वो बूट्स की सही जोड़ी को पहचाने। टीना, जो सबसे तेज थी, उसने सबसे पहले बूट्स की जोड़ी मिलानी शुरू की, लेकिन चीकू ने भी इसे हंसी में बदल दिया। अब तो मामा जी को भी शर्म आ रही है, अपने ही बच्चे से हारने लगे। मामा जी ने बड़ी शांति से कहा, चीकू, ये दौड़ सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी खेली जाती है। अगर तुम इसे समझ सको तो तुम जीत सकते हो। अब रेस ने एक नया मोड़ लिया। बच्चों ने बूट्स की जोड़ी मिलाने के बाद दौड़ते हुए मामा जी की ओर देखा और सबको यह समझ में आ गया कि रेस सिर्फ भागने की नहीं, बल्कि हर चाल को समझने की भी थी। रास्ते में मजेदार चुनौतियां और बुआ जी का चमत्कारी ट्विस्ट। रेस के रास्ते में और भी मजेदार चुनौतियां थीं। मामा जी ने रास्ते में कुछ ऐसे ट्विस्ट्स डाले थे जिन्हें देखकर सब हैरान रह गए। एक स्टॉल पर बुआ जी खड़ी थीं और उन्होंने कहा, अब तुम सभी को यहाँ पर एक सवाल का जवाब देना होगा जो तुम्हारी समझदारी पर निर्भर करेगा। बुआ जी ने पूछा, अगर एक केला 10 रुपए का है और 5 केले खरीदने पर 2 रुपए की छूट मिले तो 5 केले कितने में मिलेंगे? बच्चों ने सोचने की कोशिश की, लेकिन फिर बबलू ने शरारत से कहा, यह तो बहुत आसान है। अगर 5 केले 10 रुपए में मिलते हैं तो छूट कैसे आती है? बुआ जी ने हंसी में कहा, यह तो तुम्हारा ध्यान भटकाने वाला सवाल था और तुम्हें खुद पता नहीं चला। सभी बच्चे बुआ जी की चतुराई को देखकर हंसी से लोटपोट हो गए। मामा जी ने फिर से रेस की ओर इशारा किया और बच्चे वापस अपनी दौड़ में लग गए।
अंतिम लाइन और मामा जी की जीत। आखिरकार रेस खत्म हो गई। मामा जी ने कहा, आज तुम सभी ने साबित किया कि जीतने के लिए सिर्फ दौड़ना नहीं बल्कि समझदारी और दिल से खेलना भी जरूरी है। अब तुम सभी जोकर की तरह सिर्फ हंसी नहीं बल्कि दिमाग और दिल से भी खेलते हो। बच्चों ने सीखा कि जीवन में असली जीत सिर्फ तेज दौड़ने से नहीं बल्कि समझदारी और सही वक्त पर सही फैसला लेने से मिलती है। रेस के बाद मामा जी ने बच्चों को एक और चुनौती दी। इस बार वह नहीं चाहते थे कि यह सिर्फ एक सामान्य खेल हो बल्कि वह चाहते थे कि इस खेल से एक अहम सीख मिले। मामा जी ने सभी को एक जगह इकट्ठा किया और बोले, अब इस आखिरी खेल में हमें एकता का महत्व समझना होगा। यह सिर्फ खेल नहीं है बल्कि जीवन का सबसे बड़ा संदेश है, एकता में ही शक्ति है। एकता का खेल चिड़ियों की टोली। मामा जी ने बच्चों को बताया कि इस खेल में उन्हें एक टोली बनानी होगी, लेकिन ट्विस्ट यह था कि हर टोली के सदस्य को अपने साथी की मदद के बिना कुछ नहीं कर पाना था। यानी एक बच्चे को दूसरी टोली के बच्चे की मदद से ही आगे बढ़ना था। अब मामा जी ने हंसी के साथ कहा, हम खेल शुरू करते हैं। इस खेल में भागीदार केवल तभी जीत सकते हैं जब सभी मिलकर काम करेंगे। टीना, बबलू और चीकू ने टोली बनाई और मामा जी की ओर देखा। यह तो बहुत मजेदार होगा, बबलू ने कहा। लेकिन अगर हमें एक दूसरे की मदद करनी है तो हमें सच में ध्यान रखना होगा, चीकू ने कहा। मामा जी ने बच्चों को चुनौती देते हुए कहा, हर टोली को एक बांसुरी से एक लंबी लकीर खींचनी होगी और इस लकीर को सबसे पहले सभी सदस्य मिलकर पार करेंगे, तभी जीत हासिल होगी। खेल की शुरुआत, जोड़ी की ताकत। खेल की शुरुआत हुई और सभी टोली सदस्य अपनी जगह पर खड़े हो गए। बबलू ने सबसे पहले बांसुरी से लकीर खींची। चलो, अब मुझे बबलू की मदद करनी होगी, टीना ने कहा और दोनों ने मिलकर लकीर को पार करने की कोशिश की। चीकू और अन्य सदस्य भी अपने अपने हिस्से में जुट गए। जब एक बच्चा दूसरे की मदद करता तो दोनों की जोड़ी में शक्ति आती और वे आगे बढ़ते। अगर मैं अकेला होता तो मैं यह नहीं कर पाता, बबलू ने हंसते हुए कहा। टीना, तेरी मदद से ही हम आगे बढ़ पाए हैं। बस अब तो एक साथ हमें पूरा करना है, टीना ने जवाब दिया। सभी ने मिलकर लकीर को पार करने का प्रयास किया। हर बार जब कोई बच्चा अपनी टीम के साथी से मदद करता तो उसे यह एहसास होता कि एकता में कितना बल होता है। मामा जी की सीख, एकता की ताकत। जब सबने खेल पूरा किया और एक दूसरे से गले मिलकर खुशी मनाई, मामा जी ने अपनी पूरी बात समाप्त करते हुए कहा, देखो बच्चों, आज तुमने यह सीखा कि सिर्फ अपनी ताकत से नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर ही हम बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। ये खेल सिर्फ मजे का नहीं था बल्कि जीवन का सबसे बड़ा संदेश था। जब भी तुम किसी समस्या का सामना करो, याद रखना तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे आसपास लोग हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। सभी बच्चे मामा जी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। मामा जी ने फिर कहा, जब तुम एक दूसरे की मदद करते हो तो तुम जीवन में सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी पा लेते हो। खुशियाँ और सीखें। अब सभी बच्चे अपनी टीम के साथ बैठकर एक दूसरे से अपनी समझ और अनुभव साझा कर रहे थे। आज हमें समझ में आया कि टीम वर्क ही सबसे बड़ी ताकत है, चीकू ने कहा। सही कहा तुमने चीकू, टीना ने जवाब दिया। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। मामा जी ने हंसते हुए कहा, यह सीखने की उम्र है बच्चों, हमेशा एक दूसरे की मदद करो और कभी भी किसी की मदद से न भागो, यही असली जीत है। सबने मामा जी की बातों को दिल से समझा और यह खेल उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जीवन की बड़ी सीख बन गया। रेस और एकता के खेल के बाद मामा जी ने बच्चों को एक और कड़ी चुनौती देने का मन बनाया। अब मामा जी की सोच थी कि बच्चों को न केवल खेल से बल्कि जीवन की असली चुनौतियों से भी रूबरू कराया जाए। बच्चों की मस्ती तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन साथ ही उन्हें कुछ गंभीर बातें भी समझनी थी। इस बार मामा जी ने एक ऐसी योजना बनाई जो बच्चों के दिमाग और दिल को एक साथ जागृत कर देती। मामा जी का नया प्लान, बड़ी चुनौती। मामा जी ने बच्चों को एक बड़ी चुनौती का ऐलान किया। आज हम सब मिलकर एक और खेल खेलेंगे, लेकिन इस बार यह सिर्फ दौड़ने का नहीं बल्कि सोचने का भी खेल होगा। तुम सभी को एक टास्क दिया जाएगा और इस टास्क को पूरा करने के लिए तुम्हें सिर्फ ताकत नहीं बल्कि समझदारी भी चाहिए। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा। बबलू, चीकू और टीना को यह बिल्कुल नया सा लगा क्योंकि यह खेल उन सब के लिए एक नया अनुभव था। बबलू ने मामा जी से पूछा, क्या हम इस बार भी सिर्फ भागेंगे? मामा जी मुस्कुराए और बोले, नहीं बबलू, इस बार तुम सबको खुद फैसला करना होगा कि क्या करना है। तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी सोच और निर्णय से तुम इस खेल में जीत सकते हो। चुनौती की शुरुआत, रास्ता तलाशना। मामा जी ने बच्चों को एक पुराना लकड़ी का खजाना दिया। खजाने में ढेर सारी छोटी छोटी चुनौतियां थीं। उन सभी को उन चिट्ठियों को पढ़कर उनके अंदर लिखी गई समस्याओं का हल निकालना था। लेकिन एक बात थी, मामा जी ने बच्चों को यह भी बताया कि वे किसी भी चुनौती को अकेले नहीं हल कर सकते थे। हर किसी को एक दूसरे की मदद की जरूरत होगी। टीना ने सबसे पहले चिट्ठी खोली और पढ़ा, अगर तुम सभी एक बगीचे में हो और वहां के पेड़ बुरी तरह से सूख रहे हो तो तुम क्या करोगे? टीना ने चीकू और बबलू को देखा और कहा, हम सभी को मिलकर कुछ करना होगा।
हम सबको यह सुनिश्चित करना होगा कि पेड़ों को पानी मिल सके। चीकू ने तुरंत मामा जी से पूछा, क्या हमें सिर्फ पानी डालने से ही सब ठीक हो जाएगा? मामा जी ने हंसते हुए कहा, तुम सही सोच रहे हो चीकू, ये सिर्फ पानी डालने का सवाल नहीं है। ये सवाल तुम्हारी सोच का है कि कैसे तुम्हारे छोटे से कदम से बड़े बदलाव ला सकते हैं। कभी कभी छोटे कदम ही सबसे बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं। मिलकर काम करना, सही रास्ता चुनना। अब बच्चों ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने बगीचे के पेड़ों को ठीक करने के लिए मिलकर काम किया। टीना और बबलू ने पानी लाने की जिम्मेदारी ली, जबकि चीकू ने बाकी बच्चों को यह बताया कि हमें पेड़ों के आसपास अच्छी मिट्टी डालने की जरूरत है। एक टीम के रूप में सभी बच्चों ने मिलकर पेड़ों की देखभाल की। धीरे धीरे पेड़ हरे भरे होने लगे और ये सब देख मामा जी बहुत खुश हुए। यह है असली सफलता, मामा जी ने कहा। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो मुश्किलें आसानी से हल हो जाती हैं। कहीं ना कहीं मस्ती भी थी। यह खेल तो गंभीर था, लेकिन बच्चों के बीच मस्ती भी बनी रही। चीकू जब पानी लाने जाता तो बबलू उसे पीछे से मजाक उड़ाते हुए दौड़ता और कहता, क्या तुमने पानी लाया या खुद को भिगा लिया? टीना तो हर काम को बड़ी निपुणता से करती रही, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक हंसी की झलक रहती। इस खेल में बच्चों ने कड़ी मेहनत के साथ साथ अपने खेल कूद के जादू से भी माहौल को हल्का किया। मामा जी ने देखा कि बच्चों ने बिना किसी झंझट के मिलकर काम किया और हर समस्या का समाधान ढूंढ लिया। मामा जी की आखिरी सीख जीवन की असली चुनौती। रेस और खेल खत्म हो चुके थे, लेकिन मामा जी ने बच्चों से कहा, आज तुम्हें यह सीखने का मौका मिला कि जीवन में हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हम अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब हम एक साथ काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। ये सिर्फ खेल का हिस्सा नहीं, बल्कि असल जिंदगी का भी एक अहम पहलू है। मामा जी ने अपनी बात खत्म की और बच्चों से कहा, अब जब तुम बड़े हो जाओ तो यह याद रखना कि किसी भी समस्या का हल सिर्फ खुद के दम पर नहीं, बल्कि टीम वर्क से मिलता है। तुम सभी इस खेल के असली विजेता हो, क्योंकि तुमने हर मुश्किल को मिलकर हल किया। बच्चों के लिए आज का दिन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। खेल और मस्ती से भरी सुबह के बाद मामा जी ने अब उन्हें एक और चुनौती दी थी। इस बार यह खेल न केवल बच्चों को मजा देने वाला था, बल्कि यह उन्हें जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई से रूबरू भी करवाएगा। मामा जी की ये छोटी छोटी बातें बच्चों के दिलों में बहुत गहरे बैठ गई थीं। आज एक और महत्वपूर्ण खेल उनके सामने था, जिसमें सिर्फ एक स्मार्ट निर्णय ही जीत दिला सकता था। मामा जी का नया खेल, सच्चाई और समझ। मामा जी ने बच्चों को एक बड़ी चुनौती दी। आज हम एक ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें तुम्हें सिर्फ दिमाग से काम नहीं लेना होगा, बल्कि तुम्हें अपने दिल से भी सोचने की जरूरत पड़ेगी। यह खेल तुम्हारी समझ और सच्चाई को परखेगा। बच्चे चौंक गए थे। वे सोच रहे थे कि मामा जी ने अब कौन सा खेल शुरू कर दिया है। यह खेल काफी अलग सा लगता है, बबलू ने कहा। क्या हम फिर से किसी तरह का रेस खेलेंगे? मामा जी हंसी के साथ बोले, नहीं बबलू, ये खेल तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगा। इस बार तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, और जो तुम जवाब दोगे उससे ये पता चलेगा कि तुम्हारी सच्चाई और समझ कितनी परिपक्व है। सच्चाई और समझ के सवाल। मामा जी ने बच्चों को सामने बिठाया और सबसे पहले बबलू से पूछा, अगर तुम किसी के बारे में बुरी बात सुनो तो क्या तुम बिना सोचे उसे सच मान लेते हो? बबलू ने तुरंत जवाब दिया, नहीं मामा जी, मुझे पहले उस इंसान से खुद बात करनी चाहिए। मामा जी मुस्कुराए और बोले, सही कहा तुमने बबलू, कभी भी बिना पूरी जानकारी के किसी के बारे में कोई राय मत बनाओ, हमेशा खुद की समझ का इस्तेमाल करो। फिर मामा जी ने चीकू से पूछा, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें हों लेकिन तुम्हें केवल एक चीज चाहिए हो तो तुम क्या करोगे? चीकू सोच में पड़ गया। मुझे सही चीज का चयन करना होगा। अगर मेरे पास बहुत कुछ है तो मुझे अपनी जरूरत के हिसाब से ही चीजों को चुनना होगा। मामा जी ने कहा, यह सही निर्णय है चीकू, जिंदगी में हमेशा अपनी जरूरत को समझना और वही चुनना जरूरी है। टीना का सवाल, क्या तुम सही निर्णय ले सकते हो? अब मामा जी ने टीना से पूछा, अगर तुम किसी दोस्त से नाराज हो और वह तुम्हारे पास आकर माफी मांगता है तो तुम क्या करोगी? टीना ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं उसे माफ कर दूंगी, क्योंकि अगर दोस्त मुझे माफी मांगने आया है तो इसका मतलब है कि उसने अपनी गलती समझी है। मामा जी ने खुश होकर कहा, टीना, यही सच्चाई है। जब हम किसी से नाराज होते हैं तो कभी कभी हमें अपनी अहमियत को समझकर उन्हें माफ कर देना चाहिए। मोरल, सच्चाई का हमेशा साथ दो। मामा जी ने खेल समाप्त करते हुए कहा, देखो बच्चों, आज तुमने यह सीखा कि जिंदगी में सिर्फ दिमाग नहीं, बल्कि दिल की आवाज भी अहम होती है। हमेशा सही फैसले लो और किसी भी सूरत में सच्चाई का साथ दो। यदि तुम अपने दिल की सुनोगे और सच्चाई को अपनाओगे तो जीवन में कभी भी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। बच्चे यह सब सुनकर बहुत प्रभावित हुए। इस खेल ने उन्हें न केवल निर्णय लेने की समझ दी, बल्कि सच्चाई और सही रास्ते पर चलने का महत्व भी समझाया। सिखावन और मुस्कान। खेल के बाद मामा जी ने बच्चों को गले से लगाया और कहा, तुम सब ने आज जो कुछ सीखा है वह तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा काम आने वाला है। याद रखना, सच्चाई से कोई भी बड़ा नहीं हो सकता और सही निर्णय ही हमें जीवन में सही दिशा देता है।
टीना, बबलू और चीकू अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि मामा जी का खेल केवल मजेदार नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने वाली एक सीख थी। इस खेल ने बच्चों को यह सिखाया कि चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं हों, अगर हम सच्चाई और सही समझ के साथ काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। मामा जी का तरीका बच्चों को जीवन के गहरे सबक देने का बड़ा ही अनोखा था। उन्होंने हमेशा अपनी छोटी छोटी बातों से बच्चों को यह सिखाया था कि सही निर्णय लेना, सच्चाई का पालन करना और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। लेकिन मामा जी ने इस बार बच्चों को एक और सीख देने की योजना बनाई थी, जो न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बदल सकता था बल्कि उनके परिवार के रिश्तों को भी मजबूत कर सकता था। मामा जी की एक और योजना, प्रेम और रिश्ते। मामा जी ने बच्चों को एक सर्कल बिठाया और कहा, बच्चों, तुम्हें याद है कि पहले तुमने मिलकर समस्याओं को हल किया था, लेकिन अब इस बार तुम्हें एक और बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। यह चुनौती केवल तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार से भी जुड़ी है। तुम्हें यह सीखने की जरूरत है कि जीवन में सबसे ज्यादा ताकत हमारे रिश्तों में है। बच्चों ने एक दूसरे को देखा। यह पहली बार था जब मामा जी ने उनके परिवार की ताकत की बात की थी। बबलू ने पूछा, तो क्या हमें इस बार एक नया खेल खेलना होगा? मामा जी ने पहले बबलू से पूछा, अगर तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार तुम्हारी मदद के लिए आता है तो क्या तुम उसे अपनी मदद देने से पीछे हट जाओगे? बबलू चौंका, नहीं मामा जी, मैं तो मदद जरूर करूंगा। परिवार का सदस्य होने के नाते हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मामा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने बबलू। परिवार एक दूसरे का साथ देने का नाम है। जब हम किसी को पसंद करते हैं या उनसे प्यार करते हैं तो हमें उनके लिए कुछ भी करने का मन करता है। अब मामा जी ने चीकू से पूछा, अगर तुम्हारे घर में कोई आर्थिक परेशानी हो और तुम्हारे परिवार वाले इसे हल करने के लिए साथ आए तो तुम क्या करोगे? चीकू ने तुरंत जवाब दिया, मैं भी अपने परिवार की मदद करूंगा मामा जी। हम सब एक दूसरे का साथ देकर ही मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। मामा जी ने चीकू को सराहा, बिल्कुल, परिवार की ताकत में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। टीना की परीक्षा, प्रेम और समझदारी। अब मामा जी ने टीना से पूछा, अगर तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति तुमसे गुस्से में कुछ कह दे और तुम्हें लगा कि वह गलत है तो क्या तुम उसे माफ करोगी? टीना थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, खैर वह मेरे बहुत करीबी हैं तो मैं उसे माफ कर दूंगी, क्योंकि कभी कभी गुस्से में लोग जो कहते हैं वो उनका असली इरादा नहीं होता और प्यार में समझदारी बहुत जरूरी होती है। मामा जी ने प्यार से कहा, टीना, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। रिश्तों में अक्सर छोटी छोटी बातों को समझने और माफ करने की क्षमता होनी चाहिए। यही प्रेम का असली रूप है। मामा जी की आखिरी सीख, प्रेम और परिवार की ताकत। अब मामा जी ने बच्चों को बताया, देखो बच्चों, ये जो तुम्हारी छोटी छोटी बातें थीं वे जीवन की सबसे बड़ी सीख हैं। परिवार और प्रेम सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वे हमें किसी भी हालात में उबारने की ताकत देते हैं। अगर तुम सभी एक दूसरे का साथ दोगे तो तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। बच्चों ने मामा जी की बातों को गहरे से महसूस किया। यह खेल उन्हें सिर्फ मजेदार नहीं बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश दे गया था। मामा जी ने आगे कहा, जिंदगी में हमेशा अपने परिवार और प्रियजनों का साथ देना चाहिए। प्रेम और समर्थन से बड़ी कोई ताकत नहीं है। यही जीवन का असली अर्थ है। सिखावन और मजेदार पल। खेल के बाद बच्चों ने एक दूसरे से कहा, हमें अब मामा जी की बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और एक परिवार की तरह रहेंगे। सभी बच्चे खुशी खुशी घर लौटे। रास्ते में बबलू ने मजाक करते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब से हम सबको एक दूसरे से प्यार में सच्चे बनकर रहना होगा ताकि मामा जी खुश रहें। चीकू और टीना भी हंसते हुए बोले, अगर मामा जी खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। तो ये था हमारी कहानी का पहला हिस्सा। क्या आपने कभी ऐसे ही घर का हिस्सा बना है? क्या आपको याद है वो पुराने शरारती दिन? अपना अनुभव कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये कहानी दिल छू गई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले भाग में फिर मिलते हैं एक और दिल को छू लेने वाली याद के साथ।